हमने इतनी गरीबी में अपना बचपन बिताया, जिस गरीबी में बहुत अमीरी थी, गरीबी में कल्चर की अमीरी थी। इससे ज्यादा अमीरी आदमी को नहीं चाहिए। हम और आप दोनों जो है, कला का नशा जो है उतरता नहीं, इसीलिए कलाकार की कोई रिटायरमेंट एज नहीं जी। जिन डायरेक्टर्स के साथ किया उसमें सबसे ज्यादा काम मेरे साथ किया। मेरा एक और नाटक था जिसका नाम था चीना की हसीना की पहेलियां। ये मत समझो कि गांव वाला तुम्हारा शेक्सपियर नहीं समझ सकता, उसको उसकी भाषा में सुना के तो देखो जी। सुधीर मिश्रा जी बहुत बड़े डायरेक्टर में, इसलिए उनको कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा में जिस तरह पॉलिटिक्स को डिग्रेड किया है, हमारे यहाँ तो कुछ बिल्कुल पॉलिटिकल फिल्म मेकर होते हैं, लाइनें आती हैं फैज अहमद फैज से, वहीं से ही राजनीति आ गई है इसमें। फैज अहमद फैज ने ये लाइनें तब कही थी जब भारत को आजादी मिली थी, दाग दाग उजाला ये धुआं धुआं शहर। और श्याम बेनेगल का सेट मतलब ओपन सेट। श्याम बेनेगल एक लौंडे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था 42 क्योंकि वो परीक्षा ले कि जब हमारा संविधान बना उस समय की संविधान सभा में इस बात पे बहस हुई कि भगवान हमारे संविधान का हिस्सा होने चाहिए या नहीं। तो इस बात पे बाकायदा वोटिंग हुई, भगवान हार गए। मुझे एक्टर बनाने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति, वो है राजकुमार हिरानी। राजू हिरानी आई हेट यू, मेरा तो तुमने राइटिंग करियर खराब कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज सूत्रधार विद विनीत राय के एपिसोड में हमारे साथ हैं अतुल तिवारी, जो द्रोहकाल, भारत एक खोज, बोस द फॉरगॉटन हीरो जैसी फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर और एक्टर भी हैं। इन्होंने अपनी कहानी और अभिनय से लेकर सिनेमा और थिएटर में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इनका टैलेंट इनके हर प्रोजेक्ट में निखरता ही जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं अतुल तिवारी जी का। नमस्कार अतुल जी, वेलकम टू सूत्रधार। बहुत बहुत शुक्रिया आप आज यहाँ आए और काफी दिनों बाद मुलाकात भी हो रही है जी। विनीत जी, आपके इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और फ्राइडे टॉकीज को इस नए प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो सीधा हम चलते हैं, क्योंकि आपके बारे में तो बहुत सारी बातें करने के लिए हैं और मुझे करनी भी है। सो सबसे पहले अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि आपका जन्म स्थान और मदर के साथ और आपके फैमिली के साथ जो आपकी जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में जरा बताएं। मेरा जन्म जिस फैमिली में हुआ था वहाँ मेरी मदर डॉक्टर थी, एक यंग डॉक्टर जी, और मेरे पिताजी वॉज नॉट सो यंग अ पॉलिटिशियन। ओह अच्छा। और वो भी मार्क्सिस्ट पॉलिटिशियन। ओह। तो मेरे माता पिता का जब विवाह हुआ जी, तो वो भी एक झंडे के नीचे हुआ, उनका किसी पंडित ने विवाह नहीं करवाया था। अच्छा। और उसके बाद में जब मेरी माँ विदा होके गई तो वो कम्यून में रहती थी, तो मेरी मदर की एक ही डिमांड थी मेरे पिताजी से, जिनको बहुत कम से पैसे मिलते थे क्योंकि कम्युनिस्टों ने कभी पैसे ज्यादा कमाए नहीं जी। वैसे ही लेट चाइल्ड था, 11वें महीने में पैदा हुआ था। अरे बाप रे, ऐसा आलसी बच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मेरी शुरुआत थी जी। तो रेडियो में जुड़ के मैंने संगीत सीखना शुरू किया जी। रेडियो से ही मेरा ड्रामा से ताल्लुक हुआ और 9 साल की उम्र में मैंने संगीत की परीक्षा रेडियो में पास कर ली थी। वाह। और 10 साल की उम्र में मैंने ड्रामा की परीक्षा पास कर ली थी और तब से जो मेरा ड्रामा से जुड़ाव था वो अभी तक है जी। ये मेरे बचपन की कहानी मुख्तसर। वाह, क्या बात है, बड़ा ब्यूटीफुल। अपने आप में कितनी बहुत ही ब्यूटीफुल, बिकॉज आप तो ले गए, आप वहां उस जमाने में ले गए एज अ स्टोरी टेलर, बिकॉज आई वाज देयर। और मैं तो शुक्र करता हूँ जो कोई भी है कहिए उनका कि हमने इतनी गरीबी में अपना बचपन बिताया जी। जिस गरीबी में बहुत अमीरी थी, जिस गरीबी में कल्चर की अमीरी थी, जिस गरीबी में ज़बान की अमीरी थी, जिस गरीबी में किताबों की अमीरी थी, जिस गरीबी में विचारों की अमीरी थी जी। इससे ज्यादा अमीरी आदमी को नहीं चाहिए। हम और आप दोनों जो हैं
तो वही 1.5 रोटी खाते हैं जी बिल्कुल, और 1 सब्जी खाते हैं। उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं। और हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी में कि जिसने मुंह चीरा है वो रोटी भी देगा ही। हाँ, तो सही बात। वो तो मिल ही जाती है, रोटी तो हर एक को मिल ही जाती है जी। हमें जो बचपन में ये मिला बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता जी, कितनी सुंदर बात है। और आप ही के उस बात से एक्सटेंशन है कि जिसने बच्चे को दांत नहीं दिए उसने उसको दूध दे दिया, अब दांत दिए तो रोटी भी वही देगा। बिल्कुल, ये उन्हीं का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वहां से शुरुआत फिर आगे बढ़ी और थिएटर में आपका मेरा सक्रिय थिएटर में काम 12 साल की उम्र से शुरू हो गया। अच्छा। क्योंकि जब 10 साल की उम्र में मैंने रेडियो कर लिया जी, रेडियो में मेरे 2-3 नाटक जिसमें मैं एज एक्टर, एज ए चाइल्ड एक्टर करता था। उन दिनों क्या हुआ था कि रेडियो में पहली बार धारावाहिक आने शुरू हुए थे, मतलब सीरियल। जी जी जी, 4 एपिसोड 6 एपिसोड के होते थे और उन सीरियल्स में मैं अक्सर हीरो होता था। अच्छा। छोटी छोटी कहानियां होती थी, फेमस 5 टाइप की। जी जी, लाल हवेली, दरिया नूर की वापसी, ये सब नाम होते थे कि और एक्ट करते थे लोग उसमें। मैं उसमें रेडियो में एक्ट करता था माइक के सामने। जी, इनमें से कुछ नाटक बड़े सफल हो गए और एक आकाशवाणी का एक कार्यक्रम हुआ कि जो सफल नाटक हुए हैं जिस केंद्र के, हम लखनऊ सेंटर के लोग थे, लखनऊ स्टेशन के लोग थे, उसमें कुछ डायरेक्टर थे जो रेडियो में तो काम करते ही थे, नौकरी करते थे जी, और उसके अलावा वो थिएटर भी करते थे। जी, तो ये हुआ कि तुम लोग इस सफल रेडियो प्रोडक्शन का स्टेज प्रोडक्शन करो। उसमें भी हम सफल हुए, मुझे ही लिया गया, मतलब 12 साल का ड्रामा, मतलब स्टेज पे, स्टेज ड्रामा। ओके। और फिर ये हुआ कि जो कंपटीशन में अच्छा आएगा वो दिल्ली जाएगा, तो हम दिल्ली भी गए। तो वहां से जो एक नशा लगा जी, वो फिर नशा जो है वो अभी तक उतरा नहीं। जी जी जी, और उतरना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से उतरना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा नशा है। कला का नशा जो है उतरता नहीं। जी जी बिल्कुल, इसीलिए कलाकार की कोई रिटायरमेंट एज नहीं जी। जो एक बार थिएटर का नशा लगा जी, तो लखनऊ में जितने भी अच्छे प्रोडक्शंस आते थे जी, वो चाहे एनएसटी रेपर्टरी के हों, वो चाहे किसी और शहर के हों, या लखनऊ के अच्छे प्रोडक्शंस हों जो मेरी 13 साल 14 साल की अकल से ऊपर के थे जी, वो भी मैं सब देखता था और देख के कुछ ना कुछ सीखता था। राइट। जब मैंने हाई स्कूल पास कर लिया और फर्स्ट ईयर में था, 15 साल की उम्र थी मेरी, तब लखनऊ में इत्तेफाकन पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने और संगीत नाटक एकेडमी ने मिल के एक वर्कशॉप की। 75 की बात कर रहा हूँ जी, 1975 की। और उस समय वर्कशॉप नाम से बल्कि लोग पूछते थे जब किसी को बताओ कि मैं वर्कशॉप ज्वाइन करने, क्या कार बनाना सीख रहे हो, क्या कर रहे हो जी, तुम, क्या बन रहे हो, मैकेनिक बन रहे हो जी, नहीं, वर्कशॉप एक नया शब्द आया है जी, जब कोई चीज सीखी जाती है खास करके कला की, तो उसको कहते हैं ये आर्ट्स वर्कशॉप है, ये थिएटर वर्कशॉप है, पेंटिंग वर्कशॉप है। बाकी ऐसा नहीं कहा जाता था कि हिस्ट्री की वर्कशॉप है या जियोग्राफी की वर्कशॉप है। कला में वर्कशॉप नाम बड़ा पॉपुलर हो गया। जी जी जी, जो अमेरिका से और लंदन से आया था। मैं 15 साल की उम्र में भी गया, फॉर्म भरा, लात खा के बाहर निकाला गया कि तुम तो अभी माइनर हो, कैसे आ गए। लेकिन मैं क्या करता था, जब से वर्कशॉप शुरू हुई तो मैं दरवाजे के सामने जाके खड़ा रहता था, सुनता था, थोड़ा थोड़ा झांक के देखता था कि क्या हो रहा है, मैं भी सीख सकूं। ये वैसे ही कुछ कुछ है जैसे कि आज विनेश के साथ हुआ कि अरे सिर्फ 100 ग्राम, तो मैं सिर्फ 2-3 साल कम हूँ। 100 ग्राम मेरा वजन ज्यादा है, 2-3 साल कम हूँ, बस 2-3 साल और दूसरे लोगों से ज्यादा थिएटर कर चुका हूँ। 12 साल की उम्र से अब तक। अंत में जब जो वर्कशॉप, हमारे जो वर्कशॉप के डायरेक्टर थे प्रोफेसर राज बिसारिया, जो मेरे प्रथम गुरु हैं, इसी साल उनका निधन हुआ। उन्होंने देखा कि लड़का रोज आता और झांका करता है। एक दिन अचानक उन्होंने दरवाजा पर, यहाँ क्या करो सर, मैं नो यू कांट स्टैंड हियर। सर ये तो गलत हो जाएगा, बाहर हो ना, मैं आपकी वर्कशॉप में नहीं, बाहर से तो सुन लेने दीजिए। तो 1 मिनट खड़े रहिए, मैं भी आता हूँ। गए कहीं बाहर, वापस आए, अंदर आइए। मैं अंदर आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको बाहर खड़े रहना तो इससे अच्छा आप अंदर आ जाइए। मैंने कहा अरे सर अंधा क्या मांगे दो आंखें। लेकिन आप क्योंकि यंगेस्ट हैं तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट में लिखा 18 से ऊपर होना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। जी, आइए बैठिए। और मुझे 15 साल की उम्र में उस वर्कशॉप में एडमिशन मिल गया। और पहली बार मैंने देखा, क्योंकि थिएटर तो मैं कर रहा था, कि थिएटर और कलाएं कोई ऐसी चीज नहीं है जो तब तक माना जाता था कि कलाकार तो पैदा होते हैं। कोई पैदा नहीं होता है कलाकार। फिर तो डॉक्टर भी पैदा हो सकते हैं और इंजीनियर भी पैदा हो सकते हैं। और मैं अगर आपके पास में आऊंगी, विनीत जी आपका ऑपरेशन मैं कर देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर तो पैदा होते हैं और मेरे माँ बाप, ग्रैंडफादर सब डॉक्टर थे। सच बता रहा हूँ, सही बात है, यू राइट। तो मुझे भी एक अपना ऑपरेशन कर लीजिए तो आप भगा देंगे मुझको लात मार के यहाँ से। जी, लिफ्ट से भी नहीं जाने देंगे, मैं भाग जाऊंगा सर, सीढ़ी से आप मुझे गिरा देंगे। जी।
तो वैसे कलाकार के लिए मानना कि कलाकार तो जन्मजात होता है, कुछ जन्मजात नहीं होता है। आदमी जो बनता है वो बनता है, अगर उसकी जेनेटिकली भी उसमें इस चीज का डिस्पोजिशन है कि वो कलाकार बने या वो इंजीनियर बने या वो कुछ और बने, तो भी जब तक उस हीरो को तराशा नहीं जाएगा, बिल्कुल, तब तक वो किसी काम का हीरा नहीं होगा, उसको पत्थर ही समझा जाएगा। जी, ये तराशने का काम ही तो गुरु करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे प्रथम गुरु 15 साल की उम्र में मिल गए, प्रोफेसर राजबिसारिया साहब। ये बहुत बड़ी बात थी। अब तो फिर उन्हीं दिनों ये जो वर्कशॉप हुई थी धीरे से ड्रामा स्कूल में कन्वर्ट हो गई, भारतीय हिंदू एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ की। ये पूरे देश का दूसरा ड्रामा स्कूल था। एनएसडी खुला था सन 58 में जी, 58 में। उसके बाद से कोई ड्रामा स्कूल नहीं खुला था, ये 76 में ड्रामा स्कूल खुला। अच्छा, फिर मुझे उस ड्रामा स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब तो ये था कि आगे जाना है, एनएसडी जाना है जी। और फिर मैं एनएसडी पहुंचा। एनएसडी में मुझे आदरणीय बीवी कारंत जैसा गुरु मिला जी, बाबा कुड़ी वेंकटरमन कारंत जी, जो बहुत बड़े संगीतकार भी थे, बहुत बड़े निर्देशक होने के साथ साथ जी, उनसे मुझे अलग तरह की शिक्षा मिली। जी, तो एक तरह से कहिए कि एक के बाद एक सीढ़ी मिलती चली गई, तो इसमें मिसिंग लिंक नहीं मिला कि हम मैं गिर जाऊं। और ऐसे गुरु मिले, ऐसे हाथ पकड़ने वाले मिले, ऐसे दिशा दिखाने वाले मिले, चाहे वो श्री बीवी कारंत हो या बाद में जब मैंने गांव में शुरू किया तो चाहे वो केवी सुब्बण्णा हो, या एनएसडी में ही मुझे एक जर्मन टीचर मिले जिनका नाम था फ्रिट्स बेनेविट्स, प्रोफेसर फ्रिट्स बेनेविट्स। उनको मेरा काम कुछ पसंद आ गया कि हमारी पहली मुलाकात के बाद से, जब मैं सेकेंड ईयर में था और वो सिर्फ थर्ड ईयर के साथ प्ले करते थे, जो अनुवादक ने उनको लाइन दी थी वो उनको पसंद नहीं आ रही थी जी, और कई लोगों ने कोशिश की कि हम करें और नहीं हो पा रही थी। तब तक मैं लिखता हमेशा से था, लिखता मैं बचपन से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा, अखबारों में लेख लिखता था, अपने एसेज लिखता था, वगैरह वगैरह वगैरह। ड्रामा भी कुछ कुछ लिखने की कोशिश करता था जी। उसमें मेरी मौसी जी का बहुत बड़ा हाथ था, जिनका नाम है डॉक्टर आशा यशवंत। फॉर्मल नहीं लेकिन इनफॉर्मल ना, कि अच्छी कहानी कैसे सुनाती है, इस कहानी को उन्होंने ऐसे कैसे सुनाया। तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं एनालाइज करता है, यंग ब्रेन आपका, राइट। तो वहां से मुझे लिखने की आदत पड़ चुकी थी, लिखता मैं था। और एनएसडी में जब मेरे सामने आया कि फ्रिट्स खुश नहीं है, और फ्रिट्स के तो सिर्फ प्रोडक्शन देख सकते थे, उनकी क्लास में बैठ भी नहीं सकते थे क्योंकि हम अभी सेकेंड ईयर में है। राइट। तो अतुल एक सीनियर आया, यस दादा, मेरे दादा कहते हैं हर एक को, लड़कियों को भी दादा कहते हैं। जी जी जी। यस दादा, वो तुमको फ्रिट्स ने बुलाया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों बुलाया? राइट राइट। नहीं चलो चलो। और फ्रिट्स ने, वो जर्मन थे, उनकी एक आंख नहीं थी और एक आंख पे वो काला चश्मा उनका रहता था, एक आंख खुली रहती बड़ी तेज। अचोल, ये फ्रिट्स, आई वांट दीज लाइन्स टू बी ट्रांसलेटेड। मैंने देखा शेक्सपियर का नाटक है, मेरे हाथ कांपने लगे। जी जी। शेक्सपियर एक अलग चीज है भाई, बिल्कुल अनुवाद करना कोई आसान काम नहीं। आई वांट दीज लाइन्स, everybody has tried, everybody has failed, and the translator is also not good enough. Right. तो मैंने कहा कि सर क्या लाइन्स है? और मैंने वो 4 लाइन्स पढ़ी, मुझे तो समझ में भी नहीं आई पहली बार में। So what do you say? सर मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैं कहूँगा क्या? What you didn't understand? सर ये Phoebus. See there is a number written there and go back to the book. Right. तो तब देखा Phoebus सूर्य का नाम है ग्रीक में। अच्छा। तो सूर्य का रथ की बात हो रही। Phoebus' car shall shine from far. Wow. जब तक वो जीवित रहे, भारत में कहीं भी किसी भी भाषा में जब तक फ्रिट्स बेनेविट्स ने आके अपने नाटक किए तो अतुल तिवारी ही उनके अनुवादक होते थे और उनके एसोसिएट डायरेक्टर होते थे। फिर उन्होंने मुझे जर्मनी बुलाया 1 साल के लिए पढ़ाने के लिए कि आगे आके पढ़ो जर्मनी में। मुझे जर्मनी जाके पढ़ने का मौका मिला एनएसडी के बाद। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कहा मुझे सही समय पे सही गुरुयां मिलती रही, जिनमें कि कोई टूटा हुआ डंडा नहीं होता था कि मैं भी चला जाऊं, और सही गुरु मिले जो मुझे हाथ ले पकड़ के उठाते रहे। जी जी जी। जब मैं बम्बई आया तो मुझे श्याम बेनेगल जैसा गुरु मिला। जी 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 जी। तो बस यही कह सकता हूं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हूएवर डिसाइड्स आवर फूलिश फेट्स। एब्सोल्युटली राइट। एनएसडी के दौरान आपके साथी कौन कौन थे? एनएसडी के दौरान मेरे कुछ बहुत ही अच्छे साथी थे। आपने सुष्मिता मुखर्जी का नाम जरूर सुना होगा। जी बिल्कुल। सुष्मिता मुखर्जी जो किट्टी बनी थी और प्रोग्राम से बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जिसमें कि
करमचंद बना करते थे पंकज जी, कपूर साहब। जी। सुष्मिता मुखर्जी अभी भी टेलीविजन पे बहुत काम करती हैं। किसी की पुत्री भी है ना वो, मतलब नहीं ऐसा ये वो हमेशा ऐसा माना जाता misconception- था कि वो केस्टो मुखर्जी की पुत्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राइट राइट राइट। क्या था कि सुष्मिता ऑल्सो हैज अ लवली कॉमिक टाइमिंग एंड शी इज अ वेरी लवली कॉमिक एक्ट्रेस। राइट राइट राइट। इसलिए लोगों ने उनको यहाँ पे केस्टो मुखर्जी की बेटी बना दिया। अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल केस्टो मुखर्जी की बेटी नहीं है। उनके पिताजी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, दिल्ली की रहने वाली वो थी जी दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ी हैं, वहाँ के अंग्रेजी स्कूलों में, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड थी। फिर वो बम्बई आ गई। बम्बई आके उन्होंने अपने रंग जमाए टेलीविजन में भी और फिल्मों में भी। जी। फिल्में भी बहुत सारी हैं हाँ, काफी है। काम किया उन्होंने। एज ए हीरोइन भी बहुत सी कुछ फिल्मों में काम किया है, और बाकी तो कैरेक्टर एक्टर के तौर पे तो बहुत सारा काम किया ही है उन्होंने। जी। और बहुत मुझे ये बात कहने में खुशी है और ये बात कहने में बड़ा गर्व है कि एनएसडी पास करने के बाद में थिएटर का काम उन्होंने जिन डायरेक्टर्स के साथ किया उसमें सबसे ज्यादा काम मेरे साथ किया। अच्छा। और मेरे लिखे हुए नाटकों में। वाह। फिर वो चाहे दारियो फो के नाटक हो, एक अकेली एक सुबह, फिर वो चाहे मेरा एक और नाटक था जिसका नाम था चीना की हसीना की पहेलियां। चीना की हसीना की पहेलियां, जिसमें कि सुष्मिता मुखर्जी एक चीनी प्रिंसेस का काम किया करती थी। जी। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ काफी काम किया है। जी। हम लोगों ने फिल्मों में भी साथ में काम किया है, और मेरे बम्बई आने का भी एक कारण वो रही है। जी। और सुधीर मिश्रा साहब ने मुझे बम्बई बुलाया। जी। मेरे दूसरे स्कूल के साथियों में जो प्रश्न आपका था, मधुश्री दत्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है हिंदुस्तान की, जिनको 3 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। जी। वो मेरी क्लासमेट थी। और अक्षरा केवी एक साहब हैं जो एक गांव में रह के हिंदुस्तान के काम करते हैं। थिएटर ओ। एक गांव में रह के, लेकिन उस गांव में थिएटर भी करते हैं, बल्कि पूरा कहें कि पूरा एक कल्चर उनके पिताजी ने उस गांव का बदल के रख दिया है। जी। हम अक्सर समझते हैं ना कि गांव वाले तो बेवकूफ हैं। गांव वाले बेवकूफ नहीं है। नहीं। उनके पास ना बिजली है हमारी तरह, उनके पास ना पानी है हमारी तरह, कुएं से अभी भी भरना पड़ता है नल से जल के बावजूद भी। जी। क्योंकि नल से जल में नल तो लग गए हैं, जल अभी तक नहीं पहुंचा। जी। तो जहाँ टंकियां भी बन गई हैं वहां भी मोटर नहीं लगी है, जहाँ मोटर लगी है वहां नीचे का पानी खत्म हो गया वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान हम जानते हैं। भगवान जिसको अकल देता है उसको पैसा नहीं देता, पैसा जिसको देता है उसको अकल नहीं देता। वाह। ये हमारे यहाँ कहावत बड़ी अच्छी कि जिसको दांत देता है उसको चने नहीं देता, इसको चने देता है उसको दांत नहीं देता। गाँव में रह के काम करना केवी सुब्बण्णा ने हमें सिखाया। जी। और केवी सुब्बण्णा ने हमको इस बात की हिम्मत दी और हमको सिखाया जी कि ये मत समझो कि गाँव वाला तुम्हारा शेक्सपियर नहीं समझ सकता। राइट। उसको उसकी भाषा में सुना के तो देखो। जी। वो नाटकों में वो अर्थ ढूंढ लेगा जो तुम नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल, बिकॉज़ शेक्सपियर इंडिया में और जर्मनी में पढ़ा। जी, करेक्ट। ये बिल्कुल सही बात कि गांव वाला बेवकूफ नहीं होता। जी। आपका अगर ये कैमरा और लाइट खराब हो जाए तो गांव वाला उसमें लग के 3 दिन में उसको ठीक कर देगा। जी। हम लोगों को जा रहे यार ये खराब हो गया, स्पेशलाइज बंदे को बुलाओ। जी। गांव वाला जो था कोई भी मोटर कोई भी चीज खोल के उसको ठीक कर लेता था, हाँ। जुगाड़ कर लेता, वो एक इंजन को कहीं ठेले में फिट के कार बना लेता है। जी 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 जी। कहीं किसी गैराज से बन के नहीं आती है। राइट राइट राइट। जुगाड़ का बहुत कमाल है हमारे हिंदुस्तानी गाँव का। और उनको अगर एक्सपोज किया जाए तो सुब्बण्णा ने जीवन भर एक गाँव में रह के न सिर्फ उस गाँव को बल्कि आसपास के गाँव की तस्वीर बदली। मैं उनसे इतना प्रभावित था कि लगभग 13 साल लगातार मैं उस गाँव में जाता था, 3 महीने 4 महीने 6 महीने रहता था, और मैं भी उन गाँव वालों के साथ कन्नड़ भाषा में काम करता था। मैंने कन्नड़ भाषा भी सीखी और वहां रह के काम करता था। एंड इफ यू कैन कम्युनिकेट विद अ चाइल्ड एंड चाइल्ड लाइक विलेजर्स, राइट, देन यू कैन कम्युनिकेट विद बिल क्लिंटन आल्सो। राइट। सो अतुल जी, बम्बई आना, मतलब स्पेसिफिकली बॉम्बे आने में, जैसा आपने बताया कि मुखर्जी जी का बहुत बड़ा हाथ था, सो किस तरीके से बॉम्बे आना हुआ? हाउ यू? बॉम्बे आना मेरा विनीत जी इस तरह हुआ कि सुधीर मिश्रा जी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और बहुत बड़े डायरेक्टर में इसलिए उनको कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा में जिस तरह पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट किया है। हमारे यहाँ तो कुछ बिल्कुल पॉलिटिकल फिल्म मेकर होते हैं, और जो उनकी फिल्में ऐसी हैं कि जो आम लोग भी देखे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गंभीर बात है। सुधीर मिश्रा साहब ने अपनी पहली फिल्म बनाना तय किया, और सुधीर मिश्रा साहब भी बाय द वे मेरी तरह लखनऊ के। अच्छा। तो उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म बनाना तय किया जिसका नाम था ये वो मंजिल तो नहीं, ये लाइनें आती हैं फैज अहमद फैज से, वहीं से ही राजनीति आ गई है इसमें। राइट। फैज अहमद फैज ने ये लाइनें तब कही थी जब भारत को आज़ादी मिली थी, और आज़ादी के साथ जितना खून खराबा हुआ था
तो फैज ने लाइन लिखी थी, ये दाग दाग उजाला, ये धुआं धुआं शहर, ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे हम के। वाह। तो ये था उनका कि ये खून खराबे वाला हिंदुस्तान हम मनाने चले थे क्या जी। ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे हम। तो सुधीर मिश्रा साहब ने भी ये टाइटल लिया वहां से, एक फिल्म लिखी उन्होंने जी। और ये हुआ कि एनएफडीसी में थोड़ा पैसा लगाएगी, कुछ 6-7-8 लाख रुपया, और बाकी पैसा हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और फिल्म शूट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा तो तुम डायलॉग लिखो। क्यों नहीं लिखूंगा। और मैं फिर यहाँ आया मुंबई, उनके साथ रहा कुछ दिन। वो खुद किराए के मकान में रहते थे, अच्छा, छोटी सी एक चौल में, वहाँ रहा उनके साथ आके। और फिर उनसे मैंने स्क्रिप्ट समझी, लिखनी शुरू की, दिखाया उनको थोड़ा सा, बोले ठीक है। मैंने कहा मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे थिएटर के कमिटमेंट्स थे वो भी गाँव में। मैंने कहा वहां से लिख के मैं भेजूंगा, वहां से लिख के। और उन दोनों भेजना मतलब ईमेल करना नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट 1987. I had graduated from NSD in 83. In between then I had got to Germany in 86. So 86-87 में रहा कर। फिर गांव में काम किया आपने? फिर गांव में तो लगातार चलता गांव ही लेके चला गया, वहां मैंने पूरी लिखी जी। वहां से मेरी फिल्मी यात्रा शुरू हुई करीबन 89 में। 87 में। अच्छा, यहाँ से सुधीर मिश्रा की पहली फिल्म बनी जी। अब ये बात सुधीर ने कि अतुल शूट कहाँ करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा भाई मैं तो एक ही जगह जानता हूँ, लखनऊ, वहाँ शूट हो सकती है, तुम भी लखनऊ जानते हो। तो मेरा घर जो था उसका प्रोडक्शन ऑफिस बना लखनऊ में। उन दिनों टेलीफोन्स नहीं होते थे, लेकिन मेरी माँ क्योंकि डॉक्टर थी, 87 में फोन का मतलब होता था कि आप पोस्ट ऑफिस जाइए और वहां से ट्रंक कॉल घुमाइए जी। और फिल्म के लिए तो बॉम्बे बार बार बात करना जरूरी होता था, स्टॉक मंगाता मतलब रोज आता था। राइट। ऐसा थोड़ी ना पूरा स्टॉक, आप ना पूरा इतना पैसा होता था एक साथ जी, ना आप खरीद के ले जा सकते थे, रखेंगे कहाँ, टेम्परेचर कंट्रोल फलाना सब चीजें। और उसके बाद में फिर आप उसको भेजेंगे यहाँ एवरी डे आफ्टर द शूट। वो दिन थे जी। बहुत सारे एक्टर्स बंबई से आ रहे थे इस फिल्म में, बहुत बड़े बड़े एक्टर थे इसमें। पंकज कपूर साहब थे इसमें, सुष्मिता थी इसमें, नसीरुद्दीन शाह थे इसमें, राजेंद्र गुप्ता जी थे इसमें, अजीत वछानी थे, और इसमें हबीब तनवीर साहब थे, अच्छा, मनोहर सिंह साहब थे। और उन दोनों एनएसडी के डायरेक्टर जो हुआ करते थे वो थे जिनका नाम था ब्रिजमोहन शाह, बीएम शाह साहब, ये सब लोग उसके कास्ट में थे। तो मैंने कहा कि लखनऊ में करो तो मैं इंतजाम कर सकता हूँ, तुमको फोर्स दिलवा सकता हूँ, मेरा थिएटर वाले सब हैं। हाँ, सुधीर का जब लखनऊ करते तो लखनऊ में शूटिंग हुई पहली। अब तो लखनऊ में बहुत शूटिंग हुआ करती हैं हर दूसरे दिन। उन दिनों में लखनऊ में बरसों बाद एक कोई फिल्म बन रही थी जी, और मेरा घर उसका हेडक्वार्टर बन गया। उसकी एक वजह ये भी थी कि घर था, मेरी माँ डॉक्टर थी जी, तो खाना पीना सब मतलब कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा कि दाल रोटी फ्री ऑफ कॉस्ट एफओसी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि टेलीफोन था, और टेलीफोन से फिर आंटी जी से पूछा गया था कि आंटी जी हम लोग बाद में दे देंगे, अभी हम लोग करते रहते हैं फोन, बाद में जब बिल आएगा ना तो देख लेंगे इसमें कितने मुंबई के कॉल में। आंटी जी ने कहा ठीक है बेटा कर लो जी। तो बैठ के वहां से मुंबई कॉल करना, एसटीडी फौरन लगा देना जी, जो था वो पॉसिबल था हमारे घर से जी। लेकिन वो बहुत ही एक्साइटिंग पीरियड था और बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म। मैं अभी भी कहता हूँ शायद सुधीर की बेस्ट फिल्म से एक फिल्म जो है, अच्छा, इसके डायलॉग आप देखेंगे, अभी वो रिस्टोर भी हुई है फिल्म, देखिए बहुत अच्छी जी। ये वो मंजिल तो नहीं। वाह। वो लिखने के दौरान या उसके रिलीज के समय जब मैं बंबई आया, उन्हीं दिनों श्याम बेनेगल साहब शूट कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भरपूर एनएसडी के मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे कौन नहीं था उसमें एनएसडी का। ओमपुरी साहब तो उनके नरेटर ही थे, नसीर भाई इतने रोल्स कर रहे थे वगैरह वगैरह, सब लोग थे उसमें। तो सब लोग अरे आ जाओ सेट पे, और अनंग देसाई, सब कौन नहीं था एनएसडी का उन दिनों जी। सब कहते थे सेट पे आ जाओ। और श्याम बेनेगल का सेट मतलब ओपन सेट। श्याम बेनेगल के सेट पे ये डर नहीं कि किसी को डांट कैसे आप कौन है, कैसे दिख रहे हैं आप, निकल जाइए बाहर, ये सब कुछ नहीं। श्याम बेनेगल इज वेरी वेलकमिंग, वेरी सॉफ्ट, वेरी लवली पर्सन। तो मुझे भी लोग ले गए वहां। सर ये अतुल तिवारी हैं, हमारे सीनियर हैं, किसी का हमारे जूनियर हैं, बहुत अच्छा होता है ये, किसी का हमारे साथ क्लासमेट हैं, ये वो सब। व्हाट्स योर क्राफ्ट, व्हाट्स योर आर्ट। बाकी सब लोग तो एक्टर्स थे। मैंने कहा सर आई राइट। तब तक तो मैं डायरेक्ट फॉर थिएटर, यू राइट। और थोड़ी देर उन्होंने मुझसे बैठ के बात की। वहीं श्याम बेनेगल जी ने कमरा ले लिया था, वहीं रहते थे। सिर्फ सैटरडे संडे को अपने घर आते थे, सैटरडे की रात को आते थे, संडे घर रहते थे, मंडे सुबह फिर पहुंच जाते थे। कहाँ पे सर, कहाँ रहते थे? फिल्म सिटी के अंदर एक ग्रीन रूम को उन्होंने अपना कमरा बना लिया था। अच्छा, वही भारत एक खोज के लिए साल भर वहीं पे एडिटिंग रूम्स थे, जहाँ पे की संजय लीला बंसाली जी और शांतनु जी और सब लोग जो है वहाँ पे
एडिट करते थे, वहीं पे ही सब कुछ होता था ना, वहां पे ही। हाँ, वहीं पे ही एक लैब थी जिसमें वो फिल्म जो थी प्रोसेस होती थी, 16 mm पे बनी थी। अभी टेप वेप नहीं आया, नहीं, नॉट द डिजिटल एरा। फिल्म सिटी में ही उन्होंने कैप किया हुआ था जी। मुझे अपने कमरे में ले गए। हाँ, ऐसी बातचीत करते करते कि मतलब जरा एसेस तो करना होता था कि ठीक है, होंगे आप अतुल तिवारी, होंगे आप एनएलटी से, आप कह रहे हैं आप लेखक हैं, हमने तो आपका कुछ देखा नहीं। उन्होंने मुझसे बातचीत, कैन वी मीट टुमारो? मैंने कहा बिल्कुल। मैं अगले दिन फिर पहुंच गया मिलने के लिए। मुझे तो सेट वेट देखना, फिल्म शूटिंग देखना मतलब बड़ा ही अच्छा लगता था। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि विल यू राइट फॉर मी? मैंने कहा सर, अंधा क्या चाहे दो आंखें। बिल्कुल जी जी। व्हाई वुडंट आई राइट फॉर यू इफ आई कैन? जी। नो, आई हैव सीन योर फिल्म, ये वो मंजिल तो नहीं, एंड यू राइट वेल। सर आप कह रहे हैं तो ठीक है। फिर उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल रखा मेरे सामने, बोले द डिस्कवरी ऑफ इंडिया व्हिच आई एम मेकिंग, वो काफी बन चुका था तब तक, मतलब 30-35 एपिसोड हो चुके जी। पंडित नेहरू हैज रिटन दिस बुक टिल 1939, जब पंडित जी ने वो किताब लिखी थी तब। जी जी। उसके बाद पंडित जी ने कई बार कहा कि मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कहानी को, लेकिन वो फिर पॉलिटिक्स में इतना उलझ गए, फिर जेल भेज दिए गए 42 में। फिर 39 और 42 में फर्क ही कितना है। सही बात है। 42 में जेल भेज दिए गए, 4 साल जेल में रहे, छूट के आए, फिर इंडिपेंडेंस आ गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर कहाँ टाइम होता है आपके पास। सही बात है। मुझे ये बताओ कि 39 के बाद से 47 तक क्या क्या कहानियां हुई देश में जो बड़ी इंपॉर्टेंट, किताब पढ़ी मैंने कहा, तो मैंने उनसे बताई 2-4 कहानियां। मैंने कहा 1942 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, जिस समय गांधी जी इतना बड़ा एजिटेशन करते हैं, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया इज वेरी चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश लीविंग। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस का पूरा संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज पूरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैबिनेट मिशन आता है और ये क्या क्या चीजें, हमारा संविधान बनना शुरू होता है, ये वो। और फिर मैंने फिर आजादी, म्यूटिनी भी उसी दौरान, म्यूटिनी तो 1857, नहीं दैट नेवी म्यूटिनी, नेवल म्यूटिनी जी, वो भी 46 में जी बिल्कुल। बोले इनमें से तुम क्या कहानी लिखना पसंद करोगे? मैंने सोचा, मैंने कहा सर मैं 1942 लिखना पसंद। क्या हुआ था 42 में? श्याम बेनेगल एक लौंडे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था 42 में, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे। तब मैंने उनको 2-4 कहानियां बताई, ये हुआ था सर, ये। अच्छा, मुझे 1 मिनट को लगा कि नहीं पता होगा, इनकी स्पेशलिटी नहीं होगी जी जी जी, 42 आगे सब पता होगा। तो मैंने उनको बताना शुरू किया, सर ये हुआ था, सर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। मैंने सुना महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन हुआ था बड़ा। नहीं सर, मुझे पता चला कि इनको पता सब है, सब पता है। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, सतारा में ये हुआ था, वो भी एक्साइटिंग, गुड। तो इनमें से तुम क्या करना चाहोगे? जी। तो मैंने कहा सर 15 दिन के लिए बलिया जिला आजाद हो गया था, चित्तू पांडे नाम के आदमी ने आजाद किया था, मैं उस पर लिखना चाहूंगा, लिखो। सर उसके लिए लेकिन मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, मालूम है लेकिन इतना नहीं मालूम। जी। कैसे करोगे रिसर्च? मैंने कहा यहाँ से दिल्ली जाऊंगा जी, दिल्ली में काम करूंगा, जेएनयू में जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, पूछूंगा। बोले गुड, अगर जेएनयू जा रहे हैं तो हमारे हिस्टोरिकल एडवाइजर जो है वो जेएनयू में ही है जी, और विपिन चंद्रा, उनसे तुम मिल लेना, मैं लेटर दे दूंगा जी। फिर मैंने कहा सर मैं लखनऊ जाऊंगा, क्योंकि लखनऊ में कई लोग वहाँ के अभी भी बलिया के हैं। फिर मैं बलिया जाऊंगा और बनारस जाऊंगा, क्योंकि बनारस बलिया बिल्कुल जुड़ा हुआ था, आंदोलन भी जुड़ा हुआ जी। बनारस से एक ट्रेन इन लोगों ने हाईजैक कर ली थी, जिसका नाम रखा था क्रांति एक्सप्रेस, और अच्छा। ट्रेन हाईजैक करके बलिया तक ले गए। अच्छा। उसमें सब स्टूडेंट बैठे हुए बीएचयू के। वाह। और बीएचयू में अंदर छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं हुआ करते जी, सब बड़े बड़े थे। सुचेता कृपलानी थी, राजनारायण थे, जिन्होंने बाद में सोशलिस्ट पार्टी बनाई जी जी जी, सब बनारस में स्टूडेंट थे, सब गए जी। तो मैंने कहा ये रिसर्च करूंगा। बोले गुड, तो इस रिसर्च में कितना पैसा खर्च होगा? मैंने कहा सर ये मैंने कभी सोचा नहीं है। तो बोले कल मुझे बना के लाओ एक बजट बताओ। मैं रात में आया, बजट बनाने बैठा, फिर मैंने सोचा फिल्म कर रहा हूँ, कोई थिएटर थोड़ी ना कर रहा हूँ जहाँ गरीबी में जीते हैं, तो व्हाई शुड आई गो बाय द सेकंड क्लास? आई विल गो बाय राजधानी टू दिल्ली, राजधानी आई टेक। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे सुधीर से और सब लोगों से, यार राजधानी का टिकट कितना होता है? अच्छा, ऐसा तो फोन उठाया या इस पे डाला कितना हो गया? जी 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 जी, बिल्कुल नहीं, 88 की बात में शायद कर रहा हूं। बहुत प्रेस्टिजियस चीज थी राजधानी में जाना। हाँ, तो राजधानी में जाना प्रेस्टिजियस चीज थी जी। तो वो, और उसमें चेयरकारी होती थी जी, स्लीपर नहीं होती थी, स्लीपर नहीं होता था तब तक तो होने लगा। तो लेकिन उसमें ऑकवर्ड पोजीशन में भी दिल्ली तक 17 घंटे का सफर जो था वो बड़ी बड़ी चीज थी, खाना वाना मिलता था जी। तो मैंने कहा सुधीर बोले राजधानी का टिकट शायद इतना होता है, 200 रुपये, 200 रुपये, इतना कर करा के मैंने पूरा बिल बनाया।
फिर मैंने भी सोचा कि उनसे मिलने जाऊंगा तो एक मिठाई का डब्बा होना चाहिए, उनसे मिलने जाऊंगा वहाँ तो ये होना चाहिए, ऐसा कुछ करके मैंने उनको एक बिल दिया। बिल नहीं, मतलब इनको एक एस्टीमेट दिया जी कि सर मेरे ख्याल से कोई एक 5,000 रुपये का खर्चा आएगा सर, और ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, और जो बच जाएगा वो मैं आपको दे दूंगा जी। उन दिनों उनके एक मैनेजर हुआ करते थे जिनका नाम था राज पायस। राज पायस की डेथ अभी इसी वीक में हुई है केरला में। बोले राज दौड़ के हुई, यस श्याम बाबू। बोले गिव दिस यंग मैन 10,000 रुपीज। मैंने कहा सर नहीं सर 5,000 चाहिए। वो तो चाहिए लेकिन तुमने कहा ना जो बच जाएगा वापस कर दोगे। बोले फिर लेके जाओ, फिर क्या दिक्कत क्या है, हमेशा थोड़ा ज्यादा पैसा रखना चाहिए। एक तो पहली बार मुझे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जी, उससे आप मांग रहे हो इतना, वो दे रहा है इतना। आमतौर से तो प्रोड्यूसर कहता है ऐसा करो अभी तुम 3,000 ले जाओ, कुछ बाकी लगे तो अपनी तरफ से कर लेना, तुम जरूरत होगी तो मुझे फोन करना, मैं वहीं करवा दूंगा, मैं दिल्ली में अरेंज करा दूंगा, मैं लखनऊ में अरेंज करा दूंगा, मेरे दोस्त बहुत है वहाँ पे और मैं करा दूंगा, अभी तुम इतना ही लेके जाओ। क्योंकि हर आदमी ये मान के चलता है बम्बई शहर में कि दूसरा चोर है। बराबर। यहाँ देख रहा हूँ कि एक आदमी ऐसा है जो कि मान के चल रहा है कि दूसरा ईमानदार है और वो एक मांग रहा है तो मैं इसको 2 देता हूँ जी। तो यहाँ से ही मेरा श्याम बेनेगल के प्रति जो एक आदर शुरू हुआ। याद है गर्मियों के दिन थे, मैं रिसर्च करके आया, बड़ा खुश था जी। और फिर ये था कि अब तो रिसर्च हो गई, थोड़ा सा खाका भी बना लिया मैंने कि ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी अपने हिसाब से। फिर सोचा एक बार पूछ लूंगा फिर बाकी उसको करूंगा। और क्योंकि लखनऊ से आ रहा था वापस मुंबई और आम के हमारे बाग हुआ करते थे, तो मैंने कहा 2 झावे आम ले चलते हैं। और 2 झावे इसलिए कि श्याम बेनेगल जी के यहाँ पे हमेशा अभी भी एक लंबी टेबल लगती है खाने के समय जी, जिसमें उनसे लेकर के और जूनियर्स तक सब बैठते हैं। उनके एडजॉइनिंग ऑफिस में जो अलग अलग उनके यहाँ टेबलें नहीं लगती है। अच्छा, कि ये लिस्टर्स का ये है, उनका ये है, इनका ये है, और इनको खाना अच्छा मिलना चाहिए, इनको खाना कम मिलना चाहिए जी। एक टेबल लगती है, सब लोग बराबर से खाते हैं। मतलब एक टेबल लगती है। कई बार मैं भी बैठ चुका हूँ, वैसे जितनी बार मिलने गया था तो कई लोग तो होंगे तो 2 झावे से काम नहीं चलेगा जी। और मैं वो 2 झावा आम लेके वहां पहुंचा बेनेगल साहब के लिए। मैंने सर आपके लिए आम लेके आया हूँ। ये बड़े खुश हुए, क्या कौन सा आम है, कौन सा? देखा आम निकाले, ये तो दशहरी है। हाँ, वो आदमी बोल रहा था दशहरी के बारे में जिसने जुनून शूट की है मलिहाबाद में जहां का दशहरी प्रसिद्ध। उसके बाद में बैठ गया। आई एम थैंकफुल टू हिम। उस दिन से जो मैं उनके पास में बैठा, आज तक बैठा वहीं बैठा हुआ। So, उनकी फिल्मोग्राफी में कौन कौन सी फिल्में आप जुड़े रहे उनके? एक चीज मैं छोटी सी आपसे और जी 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 कि जब आम उन्होंने उठाया और देखा और कहा दशहरी है, उसके बाद में किसी ने कुछ बोल दिया टेबल से कि नहीं दशहरी तो अच्छा है लेकिन ये भी तो अच्छा है और वो भी तो, दूसरा बोले नहीं वो भी तो अच्छा है, लंगड़ा भी अच्छा है, चौसा भी अच्छा है, तुकमी भी अच्छा है, देसी भी अच्छा है, अल्फांसो भी अच्छा है जी। उसके बाद में श्याम बेनेगल ने कोई एक आधे घंटे का लेक्चर आम पे दिया। अच्छा, और क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये आम कहाँ से आया है, वो आम कहाँ से आया है, फलाना ढिमकाना, और अल्फांसो कहाँ से कब किस सन में आया, और इस आम में और उस आम में क्या फर्क है, और दशहरी क्यों एक्सपोर्ट होता है, फलाना आम क्यों एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। उसका ये नहीं कि पसंद किया जाता है कम या ज्यादा जी। नो नो नो, द एक्सपोर्ट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस एंड द टफनेस ऑफ द स्किन ऑफ द मैंगो। क्योंकि अगर ये वाला आम जाएगा तो जाते जाते दुबई ये तो पिचक जाएगा, because the toughness of the skin is not there. So toughness and the thickness of the skin is very important. Right. And the difference between mithas of this and mithas of that is that there is more fructose in that and there is less fructose in this. पूरा। अब मैं देख रहा हूँ बैठ के कि यार ये आदमी ज्ञान का कैसा भंडार है जी, जिसका आम से कुछ लेना देना नहीं है। वो ऐसी आम के ऊपर, वो तो आधे घंटे इसलिए कम किया क्योंकि लंच था, फिर अगला जाके शॉट लेना था। इतना बड़ा मुझे ज्ञानी जी जी मुंबई शहर में दूसरा नहीं मिला जी, किसी भी विषय से। श्याम बाबू मतलब ही इज बाय फार मेरे हिसाब से। उनके साथ जैसा आपने पूछा, जो मेरा सफर जो शुरू हुआ, वो सफर से शुरू हुआ था इसी से ही। उसके बाद में बहुत सारी उन्होंने जो सीरीज बीच बीच में बनाई उनके लिए मैं लिखता रहा। फिर एंड में जब बात आई सुभाष चंद्र बोस पे फिल्म बनाने के लिए, बीच में मैं औरों के साथ भी काम कर रहा था इसलिए उनके साथ लगातार काम नहीं कर सका। उन्होंने मुझे बुलाया कई बार जी, लेकिन पता चला कि मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं बिजी हूँ, जी जी।
फिर जब ये सुभाष चंद्र बोस पे फिल्म लिखने की बात आई तो उन्होंने पूछा लिखोगे सुभाष पे? तो जैसा शबाना आज़मी एक बहुत अच्छी बात कहती है कि हिंदुस्तान में लोगों के पास में ओपिनियन ज्यादा होती है, ज्ञान कम होता है। राइट। उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूँ। इसके बाद ज्ञान नहीं है लेकिन ओपिनियंस बहुत। तो मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस पे लिखेंगे तो, लेकिन सर मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती है। क्या अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा देखिए बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने सूट उतार के खादी पहनी, चाहे नेहरू जी हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे गांधी जी हों। जी, गांधी ने भी सूट उतार के पहना जी, और खास करके सुभाष चंद्र बोस ने भी सूट उतार के खादी पहनी। लेकिन बाकी किसी ने जिसने खादी पहनी वो जिंदगी भर फिर खादी ही पहने रहे। और खादी से मेरा मतलब विचार से है। जी, खादी से मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने दुकान बदल ली। जी। मैंने कहा एक अकेला आदमी है जिसने खादी उतार के फेंक दी और खाकी पहनी, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी। राइट। ये उस आदमी ने अच्छा नहीं किया कि आर्मी राज चलाए, ये तो कहीं भी अच्छा नहीं है। कितना पढ़ा है सुभाष के बारे में? मैंने कहा नहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा पढ़ लो, 2-4 किताबें मैंने मंगाई हैं, देख लो, पढ़ लो जाके पहले, ज्ञान अपने ओपिनियन को थोड़े, अब ओपिनियन के चक्षु खोलो, फिर थोड़ा सा, फिर हम लोग बात करेंगे। लेके जाओ अगले हफ्ते आओ, पढ़ के आओ। ले गया किताब। मैंने कहा सर मैं तो लिख रहा हूँ पिक्चर, ये तो क्या आदमी था। क्योंकि हम लोग को वही मैंने कहा कि ओपिनियन बहुत जल्दी बना लेते हैं हम लोग। राइट। वी आर सो जजिंग ऑफ ईच अदर कि मतलब बस मैंने देख लिया कि इस आदमी ने सूट के नीचे टी शर्ट पहनी हुई है तो ये तो मतलब ये इस तरह का आदमी है। इसको लौंडा बनने का बड़ा शौक है। जी, वरना तो शर्ट पहनता। जी, इसकी उम्र तो 40 की हो ही गई हुई कम से कम। मैंने एक ओपिनियन बना ली ना आपके बारे में, बिना देखे हुए कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है। राइट। तो श्याम बाबू के साथ आपका एक लंबा सफर, आपका वहां से जो सफर शुरू हुआ हमारा, फिर उसके बाद में मैंने उनके लिए सुभाष के बाद में मैंने उनके लिए बहुत सी फिल्में और भी लिखी, जिनमें एक फिल्म हमने लिखी जिसका नाम है जंगे आज़ादी, जो पूरी भारत की आज़ादी को 1.5 घंटे की फिल्म में कहती है। वाह। और उस फिल्म को मैंने वर्ष में लिखा। तो कविता में पूरी फिल्म चलती है, बीच बीच में सीन्स आते हैं। और दिव्या दत्ता उसमें थी, उन्होंने उसमें बहुत अच्छा रोल किया नरेटर का, जो कविता में ही बात करती है और नरेट कहानी पूरी सुनाती है। उनके साथ मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में जो काम किया जी, वो थी एक सीरीज 10 घंटे की एक फिल्म के लिए, संविधान। जी, भारत का संविधान कैसे बना। अब आप कहे तो इसमें क्या खास बात है, सभी जगह संविधान बनता है। जी, सब जगह संविधान बनता है और सब जगह काफी दिक्कतें होती हैं। जी, अमेरिका का संविधान बनने में भी लगभग 6 महीने लगे थे। जी, और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, पतंग उड़ा के, तार से बिजली के झटके खा के, जी, वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सभा के। और वो एक कुर्सी पे बैठा करते थे और अंतिम भाषण में उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी को जरा ध्यान से देखिए, इसकी लकड़ी की कुर्सी है, उसकी पीठ पे एक लाइन है और लाइन के ऊपर आधा सूरज है जी, जिसकी किरणें दिखाई दे रही है। और मैं हमेशा इसको देख के सोचा करता था कि पता नहीं मेरे देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सूरज डूब रहा है या उग रहा है, ये दोनों हो सकता है। जी, जी। तो आज मुझे पता चला कि नहीं, हमारा सूरज उग रहा है और हमारे देश में प्रकाश फैलेगा। वैसे ही फ्रांस का देख लीजिए, इंग्लैंड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट। और उसकी मुश्किलें इसलिए हैं कि इंग्लैंड में कौन लोग रहते हैं, क्रिश्चियन बहुल कंट्री, बात खत्म हो गई। जी। अमेरिका में कौन लोग रहते थे, क्रिश्चियन बहुल कंट्री थी, बात खत्म हो गई। इंग्लैंड में भाषा कौन सी चलती है, इंग्लिश। वेल्श और स्कॉटिश भी चलते हैं लेकिन बहुत कम बोले जाते हैं, उनको भी इंग्लिश आती है। जी। अमेरिका में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी लेकिन वो लोग मिलके फिर इंग्लिश को बना रहे थे। जी, भाषा। जी, जी। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है, भारत में जितने धर्म है, भारत में जितने मत हैं, भारत में जितने संप्रदाय हैं, भारत में जितने तरह के लोग, उसका रिप्रेजेंटेशन आज भी हमारी पार्लियामेंट में दिखाई देता है कि कोई लुंगी पहन के आता है तो कोई धोती पहन के आता है। राजनाथ सिंह जी धोती पहनते हैं। जी। और कोई पैजामा कुर्ता पहन के आता है और कोई सूट पहन के आता है। जी, जी, जी। इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं। जी, जी। और उस डाइवर्सिटी में सबके लिए एक कानून बनाना। बिल्कुल। कोई शराब पीता है, कोई जैनी है जो कि खाना भी नहीं खाता 7 बजे के बाद, खाना भी वो नहीं खाता जो कि जमीन के अंदर उगाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। जी, जी, जी। इतनी डाइवर्सिटी थी। हमारे यहाँ ट्राइबल शराब पीते हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो वो सब कुछ खाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसे लोग हैं मांस भी नहीं खाते हैं और दूसरे लोग हैं जो गोमांस भी खाते हैं, दूसरे लोग हैं जो सुअर का मांस भी खाते हैं, वो चाहे गोवा में रहते हैं चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। और दूसरे लोग हैं जिनको कि जो कुफ्र मानते हैं उसको, तीसरे लोग हैं जो पाप मानते हैं गोमांस को। जी। तो ऐसे करके में आप क्या नियम बनाओगे जी, और कैसे नियम बनाओगे?
इसीलिए 3 वर्ष का समय लगा था तो बाबा 10 साहब एपिसोड। अम्बेडकर जी को और सब लोगों को। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये कहानी कभी कही नहीं गई स्क्रीन पे कम से कम। उस कहानी को कैसे लाया जाए, और उस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है संविधान। अब संविधान को हमारी जितनी भी ऑडियंस आज देख रही है, इसको बताएंगे उसमें से कितनों ने सचमुच संविधान पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ जाता है, जैसे बिना पढ़े हुए हम सबको गीता थोड़ी थोड़ी आती है, राइट। बिना पढ़े हुए रामायण हमको काफी कहानी आती है, बिना पढ़े हुए हमको महाभारत की काफी कहानी आती है। वैसे बिना पढ़े हुए हमको संविधान आता है जी, बाय प्रैक्टिस। जी, लेकिन उसको सचमुच किसी ने नहीं पढ़ा है, और उसमें कितने कठिन जी, अनुच्छेद और छेद जो होते हैं, सब कैसे किया जाए, उनके बारे में कैसे उस चीज को जनता तक पहुंचाया जाए, आम लोगों तक पहुंचाया जाए। राइट। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शाम मैंने गली में दी थी जी। और संविधान के बाद फिर संविधान के बाद हमने एक और बहुत कमाल की अभी फिल्म बनाई है, मुजीबुर रहमान साहब पे। जी, मुजीबुर रहमान जी जो बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, जी, और जिनकी बेटी शेख हसीना जी अभी तक जी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी 15 सालों से, उनके ऊपर उनकी कथा। वो गांधी हैं बांग्लादेश जी, जी, और उस आदमी ने कैसे पाकिस्तान की बंदूकों से, तलवारों से, जी, खंजरों से लड़ के अपने देश को आजाद कराया। जी, और इतना ही नहीं था, आजाद कराने के बाद में उन्होंने पूरे देश का कैरेक्टर बदला। जी, फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही मेड इट द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। वाह। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ अगर इंदिरा जी ने एक शब्द जोड़ दिया था संविधान में, सेक्युलर, तो उसको लेकर आज तक उनको गाली दी जाती है, सेक्युलर क्यों जोड़ दिया, जबकि हमारा संविधान सेक्युलर था और कम से कम अभी तक सेक्युलर है जी। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा और ऑडियंस को भी जान के आश्चर्य होगा कि जब हमारा संविधान बना जी, तो हमारी उस समय की संविधान सभा में इस बात पे बहस हुई कि भगवान हमारे संविधान का हिस्सा होने चाहिए या नहीं। आर्ग्यूमेंट यह था कि दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं रिटन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ गॉड, अच्छा, गॉड आता है सब जगह, फ्रांस में गॉड आता है, तो ये हुआ कि हमें यहां भी कहना चाहिए कि हम भगवान के बंदे। इस पे बाकायदा वोटिंग हुई कि भगवान संविधान का हिस्सा बनना चाहिए। इस पे पहले तो बहस हुई कि सिर्फ भगवान क्यों, फिर अल्लाह भी रहे, और सिर्फ भगवान क्यों रहे, देवी देवता भी रहे। मैं तो दुर्गा को मानता हूं, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं किसी। जी, जी। तो इस पे इतने मतांतर थे और ये हुआ कि चलो भाई सारे शब्द तो नहीं डाल सकते, सारे डाल भी लेंगे तो हमारे यहाँ 33 करोड़ भगवान है, कितने डालेंगे। राइट, 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 राइट। तो इस बात पे बाकायदा वोटिंग हुई और वोटिंग में भगवान हार गए। मतलब भगवान नहीं हारे, जिस आदमी ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया, जी, 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 वो एक कामत साहब थे और उनका प्रस्ताव हार गया। और ये वाकई भगवान की जरूरत नहीं है, हमें लोगों पे, जनता पे, जनगण पे विश्वास होना चाहिए। जी, जी। और हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये अच्छी बात थी। तो इस तरह की चीजें, इतना आसान नहीं है हमारा संविधान समझना। उसको पहले तो हम खुद समझे, ये बड़ी बात थी, और फिर दूसरों को समझाएं, ऑडियंस को समझाएं। राइट। उस पूरे ड्रामा के साथ जो संविधान में खेला गया, राइट, ये हम कर सके और इसका मौका श्याम बेनेगल जी ने दिया। जी, 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 जी। वो सचमुच के उस्ताद है। फिल्मों में अभिनय का सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मैं एनएसडी का स्टूडेंट हूँ, जैसा आपको पता है। एनएसडी में मैंने जब फॉर्म भरा था, पहले लिखा था कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अभिनेता नहीं बनना चाहता हूँ। और वो मैंने, एक कंपटीशन होता है 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो कंपटीशन में मैं नंबर मिले, मैं डायरेक्टर ही बना। लेकिन एनएसडी में आपको एक्टिंग सीखनी ही पड़ती है। लखनऊ में भी मैंने एक्टिंग सीखी थी, लखनऊ में मैं एक्टिंग करता था, जैसे मैंने जी, जी, जी। तो एक्टिंग का मुझे ऐसा नहीं था, एक्टिंग का मुझे संज्ञान नहीं था और ज्ञान नहीं था, वो तो था जी। लेकिन बम्बई आके मैंने कभी एक्टर बनने की, क्योंकि न तमन्ना रखी थी, न मैं बना जी। फिर भी कभी कभार क्या होता था कि मान लीजिए सुधीर कोई फिल्म बना रहे हैं तो अतुल तुम यार बैठ जाओ यार, कोई तुम कर लो, कर लिया। श्याम बेनेगल जी कोई फिल्म बना रहे हैं, अतुल तुम आ जाओ यार, इसमें एक आदमी और क्यों उज्बेकिस्तान लेके जाएंगे शूट करने तुमको, तो कर लिया। लेकिन मुझे एक्टर बनाने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जी, वो है राजकुमार हिरानी। अच्छा। राजकुमार हिरानी का एक दिन, राजकुमार हिरानी जब पूना से निकल के आए, एडिटिंग करते थे और रेनू सलूजा के असिस्टेंट थे। जी, जी। तो मैं क्योंकि थिएटर करता था मुंबई में, तो उन्होंने रेनू से पूछा कि मैं अतुल के रिहर्सल में जा सकता हूँ, तो उसने मैं फोन कर देते हैं, अतुल हिरानी आएगा, राजू हिरानी, उसको। अरे मैंने कहा मेरे रिहर्सल वैसे भी ओपन होते हैं। तो राजकुमार हिरानी साहब मेरे रिहर्सल्स में आने लगे। 2 नाटक के उन्होंने रिहर्सल मेरे अटेंड किए और वो मुझसे बड़े प्रभावित थे एक जमाने में। फिर एक बार उन्होंने फोन किया मुझे, मेरे पास फोन बम्बई में जल्दी आ गया था जी।
किसी वजह से। ये कौन सा सन की बात है सर? ये मैं बता रहा हूँ आपको 1992। सो मतलब घर के फोन की बात कर रहे हैं? घर के फोन जी। घर पे फोन नहीं होते थे। जी 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 जी, अरे मतलब वो तो लग्जरी। मेरे पास घर पे फोन आ गया। सो अतुल जी, अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई और अभिनय का सिलसिला कैसे चला, उसके बारे में जरा बताइए। अभिनय जो था वो ऐसा नहीं था कि मैं अभिनय से परिचित नहीं था। मैं तो बता रहा हूँ आपको 12 साल से मैं जी उम्र से मैं स्टेज पे था, करता जी था। जी लेकिन एनएसडी जब मैंने गया तब तक मैं इस बात को समझ चुका था, इतना थिएटर करके और देख करके, कि असली ब्रह्मा जो होता है इस क्रिएटिव संसार में वो डायरेक्टर होता है जी या राइटर होता है। जी ब्रह्मा एक्टर नहीं होता। जी एक्टर ब्रह्मा की बनाई एक बहुत सुंदर कृति होता है। जी ब्रह्मा जो उस पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, जी वो चाहे थिएटर को हो चाहे फिल्म को, वो तो डायरेक्टर ही होता है। जी और मैं ब्रह्मा बनना चाहता था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। जी इसलिए मैंने फॉर्म में लिखा कि मैं डायरेक्टर बनना है, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैं डायरेक्शन का स्टूडेंट था। जी लेकिन वहां भी आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है। जी ऐसे ही है कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं तो खाली मैं हारमोनियम से आपको नहीं बताऊंगा। मैं कितना भी खराब गाने वाला हूं, लेकिन मुझे कुछ तो अब मेरा कौन सहारा, आ, आ, मुझे अब इतना तो गाना आना चाहिए ना, भले मेरी आवाज अच्छी नहीं जी तो जी भी। जी। तो वो तो एक्टिंग से मैं परिचित था। फिल्म अभिनय से भी यहाँ आके परिचित हो गया था धीरे धीरे। फिल्में जी, शुरुआत लिखते लिखते शुरुआत, आपकी फिल्म अभिनय की शुरुआत कहाँ से? वही शुरुआत कह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं जो था, कभी श्याम बेनेगल जी की अगर फिल्म बन रही तो नहीं अतुल एक एक्टर क्यों ले जाएंगे हम लोग सुभाष चंद्र बोस में, यहाँ से अफगानिस्तान नहीं, वो उज्बेकिस्तान तक। अच्छा, तो तुम कर ले यार वाला रोल कर लेंगे। सुधीर यार तुम आ जाओ, बैठ जाओ, या तुम कर लो जी। तो मैंने इस तरह से कभी कभी कैमरा फेस किया था जी। लेकिन मुझे एक्चुअली मेरे करियर की शुरुआत वो बिल्कुल इसी सेंचुरी में हुई है, और वो थैंक्स टू राजू हिरानी जी। राजू हिरानी जी पहले तो जब पास करके निकले थे, थोड़ी छोटी छोटी चीजें एडिट करते थे और मेरे नाटकों के रिहर्सल्स अटेंड किया करते थे मुंबई में। और एक दिन मेरे घर आए वो फोन करके मुझे, और मैंने कहा हाँ बोल राजू, कैसे आना हुआ तेरा? बोला अतुल जी मुझे पहली फिल्म मिली है। पहली फिल्म मैं समझ नहीं पाया। बोले कॉर्पोरेट फिल्म मिली है, मेरे नागपुर का एक अखबार है हितवाद, उसकी फिल्म है, वो मुझे बनानी है। तो मैं कहा अरे वाह, मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए। मैं कई कॉर्पोरेट फिल्म लिख चुका था, मैं भी बनाता था कॉर्पोरेट फिल्म। जी जी जी। उन दिनों यही सब मिलती थी, जो 20 जी मिनट की, जी जी 10 मिनट की, 15 मिनट की, स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड इनकम होती थी हम लोगों जी, की। वरना तो एक आध सीरियल मिल गया, क्योंकि सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था जी, और एक आध कहीं आपको फिल्म मिल गई साल में एनएफडीसी की, तो वो जी जी उसी से काम चलता था। मैंने कहा मैं तो नहीं आपसे लिखवाना नहीं है, आपसे मुझे एक्टिंग करवानी है। राजू एक्टर कहाँ, तुमने मुझे कब देखा एक्टिंग करते? बोले सर जब आप रिहर्सल करते हैं और आप एक्टर को समझाते हैं तो इतना एग्जैक्टिट्यूड होता है आपके बताने में। मैंने कहा राजू, एक्टर को समझाना एज अ डायरेक्टर तो दूसरी चीज होती है, खुद एक्ट करना वो तीसरी चीज होती है। जी। नहीं अतुल जी ये वो, और आप करते तो बहुत अच्छा रहता, मेन रोल आपका है। था क्या कि एक लाला की कहानी थी जिसका बेटा कहता है कि पापा आप हितवाद खरीदा कीजिए क्योंकि हितवाद में स्पोर्ट्स कवरेज बहुत अच्छा होता है। बेटी कहती पापा हितवाद खरीदा कीजिए क्योंकि उसमें फिल्म के कलर पेजेस होते हैं। जी। पत्नी कहती आप हितवाद खरीदा कीजिए, उसमें गुड़ के और सोने के भाव रोज आते हैं, वगैरह वगैरह। और अंत में एक दोस्त कहता है कि लाला तुम एड नहीं देते हितवाद में, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही। अंत में लाला करते हैं और हितवाद के शहदाई बन जाते हैं, और फिर वो हितवाद के बारे में बताते हैं कि इतना प्रिंट निकलता है, इतना ऐसा होता है, इतने लोग पहुंचते हैं। जी। ये फिल्म थी। तो मैं तो लाला का रोल के लिए आए थे मेरे पास। जी। मैंने कहा राजू यार मैं एक्टिंग से डरता हूँ यार, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। राजू बहुत डिसअपॉइंट हो गए बेचारे। बोले अतुल जी मैं क्या बताऊं, मैंने तो आपके लिए 10,000 रुपए भी रखे थे क्योंकि आप कर रहे थे। मैंने कहा मैं कर रहा जी जी जी। मैं करूंगा क्योंकि 10,000 रुपए बहुत होते थे। सही बात है। 92 या 90 यस 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 193 का भी ये जो बात थी, 10,000 रुपए बहुत होते थे जी। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। वो पहली बार मैंने एज अ प्रोफेशनल एक्टिंग राजू हिरानी ने करवाई जी। और इसी तरह जो बीच के थे वो सब तो यमाए वाले थे कि आप करते थे। फिर जी। जब राजू हिरानी अपनी बहुत बड़ी फिल्म 3 इडियट्स बना रहे थे तो एक दिन राजू हिरानी का फोन आया मेरे पास में जी बैंगलोर से, अतुल जी आपके लिए एक रोल है। मैंने कहा राजू क्या, मेरे लिए क्या रोल है? अतुल जी बस चले आओ, पूछो मत, कुछ चले आओ, मैं टिकट भेज रहा हूँ। मैंने कहा रहूंगा कहाँ? आपके लिए जहां भी सब होटल है वहां पर रहेंगे। मैंने कहा नहीं राजू तुम जहां रह रहे हो मुझे वहां रहना, मेरी एक ही शर्त है,
बाकी जो पैसा देना है वो देना, नहीं देना नहीं देना। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए जी। और मुझे पता था फिल्म के बारे में कि बन रही है, बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। बोले मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, MBA का जो स्कूल था वहाँ पे, और आमिर भी यहीं रहा, तो बस मुझे वहीं हॉस्टल में रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना, बाकी मैं ये नहीं कि तुम मुझे बेंगलोर के किसी बड़े होटल में ठहरा दो। जी। हाँ, ये आइए, हॉस्टल की क्या दिक्कत है। और मैं गया अगले दिन हॉस्टल में। फिर राजू ने मुझे रात को कहानी सुनाई, तो मैंने कहा कि यार इस छोटे से रोल के लिए मुझे क्यों तुमने बुलाया। तो राजू हिरानी ने एक बात कही कि अतुल जी, आजकल फुल माउथ, ओपन माउथ लाफ्टर वाले लोग नहीं रह गए। आजकल लोग बड़े बड़े मतलब शालीन तरह से हंसने की कोशिश करते हैं। आप जब हंसते हो तो बहुत खुल के हंसते हो, और मुझे यहाँ आपकी हंसी चाहिए, उसको बुझाई नहीं करना, चलो करते हैं। और मैंने किया, वो रोल किया। वो पिक्चर रिलीज हुई विनीत जी, तो पिक्चर रिलीज के 5वें-6ठे दिन मैंने राजू हिरानी को फोन किया। मैंने कहा, राजू हिरानी, आई हेट यू। क्या हुआ अतुल जी? राजू बड़े ही शर्मीले व्यक्ति हैं। जी 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 जी। क्या हुआ अतुल जी? व्हाई आर यू सेइंग सो? पिक्चर तो लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए तुमको मैं नफरत करता हूँ तुमसे, कि मेरे पास पिछले 5 दिनों में कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से, कहां से फोन आ रहे हैं कि अतुल, व्हाट अ गुड एक्टर यू आर। आई नो आई एम नॉट अ गुड एक्टर। तुम्हारी वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो कि कहीं कहीं मुझे झूठी लगती है। और दूसरी बात यह है कि मैंने इतनी फिल्में लिखी हैं, तब तक मैं लगभग 20 फिल्में लिख चुका था जी। मुझे लोग, किसी ने फोन नहीं किया कि आपने बहुत अच्छी फिल्म लिखी, एक आध को छोड़ के जी। और मैं एक्टिंग की तुम्हारी फिल्में, वो भी 1 मिनट की, और इतने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे। मेरा तो तुमने राइटिंग करियर खराब कर दिया। उस दिन के बाद से यही हुआ कि जिस अखबार में, जहां कहीं भी मेरी तस्वीर छपती थी, वहां लिखा जाता था अतुल तिवारी एक्टर राइटर। राइटर एक्टर नहीं, एक फिल्म की आपने सफल, लेकिन एक्टर राइटर। एक्टर क्या, ये जो एक्सपोजर होता है वो, यू नो कि हाउ पीपल। और उसके बाद में तो फिर जो एक्टर के सारे जो फायदे होते हैं कि आप एयरपोर्ट पर, नहीं लाइन में नहीं, आगे आ जाइए सर, क्योंकि आप हंसे थे पिक्चर में। और वहां से फिर लोग मुझे पहचानने लगे, और लोगों ने मुझे एक्टिंग का काम देना शुरू किया, जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रियदर्शन जी की एक मैंने बड़ी फिल्म में मेन विलन का रोल किया, जिसका नाम था आक्रोश, जिसमें अजय देवगन जी भी थे, जिसमें अक्षय खन्ना साहब भी थे, और वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें मैंने मेन विलन का रोल किया। हालांकि उसमें विलन मुझसे ज्यादा ताकतवर विलन उसमें परेश रावल साहब थे, लेकिन मेन विलन मैं ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर किसी दिन शोले में पता चला कि गब्बर का रोल थोड़ा छोटा होता और सांभा का रोल जरा बड़ा होता जी, और सांभा ही जाके मार रहा होता, गब्बर सिर्फ लेटा रहता और कहता सांभा जाके मार के आ जाओ, तो मेरा रोल इसमें ऐसा ही था। लेकिन मेन तो विलन तो जी गब्बर ही होता, वैसे तो मेन विलन मैं हूँ। और मेरे वन ऑफ द गनमैन हु इज अ पुलिसमैन इन द फिल्म इज परेश रावल जी, एंड आई एंजॉयड इट doing this kind of a role, which was not done on a friendly basis but on a professional basis. Somebody saw me on the screen, right, and then took me there. वहाँ से तो छोटी मोटी 2-4-10 फिल्में मैंने की हैं अभी तक, जैसी भी हैं। हर बार लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इस चीज़ से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो चाहे राम सेतु हो, फिर वो चाहे ज़रा हट के ज़रा बच के हो, और सबसे महत्वपूर्ण वो चाहे महारानी, सुभाष कपूर साहब की महारानी में, जिसमें इतना अच्छा काम उमाकर रशीद जी ने किया है, उसमें भी मेन विलन मैं जी, गवर्नर होके, गवर्नर विलन है जो गवर्नर होके सब कुछ तंत्र को चला रहा है जी जी, और वो तो बहुत सीधा है क्योंकि मैं तो गवर्नर हूँ जी जी। तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी सुभाष कपूर साहब का, जिन्होंने मेरे बारे में सोचा जी, महारानी के राइटर्स का, जिन्होंने इतना अच्छा लिखा जी। और क्योंकि आपकी जो छवि है वो बहुत ही बिकॉज आप पॉलिटिकली हमेशा बहुत अवेयर रहते हैं, और आपकी बातों से भी जितनी भी हमने कॉन्वर्सेशन की है, जितना भी वो हुआ है, वो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये लगता भी है। तो उसके लिए वो बहुत एप्ट रोल था, जहां पे एक पॉलिटिशियन, मतलब द गवर्नर वाज यू नो द रनिंग। आई मीन मैंने महारानी देखी और मैंने आपको फोन भी किया था कि सर बहुत ही बेहतरीन काम आपने किया और बहुत मजा आया महारानी देख के। वहां से आपका ओटीटी का सफर शुरू हुआ। वहां से ओटीटी का सफर, ओटीटी एक्टर तो एक्टर होता है जी, यहाँ भी हो जी। और
मेरी अभी एक लेटेस्ट फिल्म आई है करीब 1 महीना पहले जी, जिसका नाम है राउतू का राज। जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें जो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, जो लखनऊ स्कूल ऑफ ड्रामा से भी पढ़े हुए हैं, जहाँ जी, से मैं पढ़ा हुआ हूँ, जी, जो NSD से भी पढ़े हुए हैं, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, राइट, राइट, और मेरे जूनियर हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन बहुत बड़े अभिनेता हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं जी, काम के लिहाज से, जी, टैलेंट के लिहाज से। लेकिन उनके साथ भी मैं उस फिल्म में भी मैं मेन विलन हूँ, जिसके कि वो हीरो हैं और पुलिसमैन के तौर पे ढूंढ रहे हैं कि मर्डर किसने किया है। जी, कहानी में कुछ ट्विस्ट है, वो तो आप लोग देखेंगे तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरी लेटेस्ट फिल्म है जो चल रही जी, है। बस मैं ये कहूंगा कि जी, इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन, इट्स अ हैप्पी स्पेस टू बी इन। जी। सो अतुल जी, एक और विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि अभी फिलहाल अभी बहुत ही एक नई चीज लोगों को, दर्शकों को पता चलेगी कि आप अब लिरिक्स राइटिंग में भी उतर चुके हैं। हाँ, मैं असल बात यह है कि सच बात है कि लोगों को अभी पता चलेगा, क्योंकि लोगों को रंगमंच के बारे में कम पता होता है। जी, रंगमंच के लिए जब से मैं नाटक लिख रहा हूँ, जी, जब से मैं नाटकों का अनुवाद कर रहा हूँ, उनका अडेप्टेशन कर रहा हूँ और उनको डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत से नाटक जो मेरे लिखे हुए नहीं भी हैं उनको भी जब मैं डायरेक्ट करता हूँ, और मुझे म्यूजिक हिंदुस्तान की रग रग में समाया हुआ है। जी। बिना म्यूजिक के कोई नाटक शायद हो ही नहीं सकता। और आपकी तो शुरुआत म्यूजिक से हुई है। मेरी शुरुआत म्यूजिक से हुई है। जी, मैं एक जमाने में क्लासिकल सीखता था, जी, एक जमाने में पियानो के साथ गाना सीखता था जी, आकाशवाणी में। तो गाने मेरे नाटक का हमेशा से हिस्सा रहे हैं, और नाटकों के लिए गाने मैं 40 सालों से लिख रहा हूँ। जी, जी, तो राइट, लिरिक्स लिखना मेरे लिए बिल्कुल नई चीज नहीं है, राइट, राइट, लेकिन फिल्म के लिए लिरिक्स लिखना वो मैंने कभी किया नहीं था। जी, अपनी तरफ से भी ट्राई नहीं किया, और कभी अवसर भी नहीं आया कि कोई आपसे कहे कि भाई लिख दीजिएगा, जी, क्योंकि लिरिक्स लिखने का मुझे शौक भी है, और लिरिक्स मैंने लिखे हैं, बहुत जी, जी, लिखे हुए मैंने जी, 100 गाने अब तक नाटकों के लिए अपने। लेकिन अभी एक मौका आया, और फिल्म लिरिक्स में और बाकी पोएट्री में का जो फर्क है जी, वो ये है कि फिल्म में लिरिक्स आपको एक ट्यून पे लिखने होते हैं, राइट, राइट, और राइट, एक सिचुएशन पे लिखने होते हैं, राइट, राइट, जो आप कवि के मन की सिचुएशन नहीं होती जी। है। वो तो ये है कि फिल्म की डिमांड है। फिल्म की डिमांड है कि एक गोरा लड़का एक काली लड़की से मोहब्बत कर रहा है, और दोनों का रंग बीच में आ रहा है, क्योंकि दोनों के माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हारे तो रंग ही नहीं मैच करते हैं। इस बात पे गाना लिखना है आपको कि गोरा क्या होता है और काला क्या होता है, जी, तो आप लिखिए। और उसमें भी धुन ये है, जी, जैसा कैफी साहब कहते थे कि फिल्म के लिए गाना लिखना उसी तरह होता है कि जैसे पहले एक कब्र खोद ली गई, अब उस साइज का मुर्दा आप ढूंढ रहे हैं। तो जब मैंने अभी हाल में आदरणीय श्याम बेनेगल जी के लिए मुजीबुर रहमान पे फिल्म लिखी, तो उसका बांग्ला वर्जन तो बना ही, और उसका हिंदी वर्जन भी बनना था, हिंदी वर्जन भी रिलीज होना था। तो मैंने श्याम बाबू से कहा कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं भी इसके गाने लिखना चाहूंगा जी, हिंदी में। जी, और श्याम बाबू के लिए बड़े से बड़े लिरिसिस्ट गाने लिखे, राइट, जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं, जी, गुलजार साहब ने लिखे हैं उनके लिए गाने, जी। बहुत से लोगों ने उनके लिए गाने लिखे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ट्राई करने में क्या दिक्कत है। और शांतनु मोइत्रा जैसा म्यूजिशियन, जी, and one of the one of best the in finest, industry. yes, one of the finest. और मैंने फिर उसके लिरिक्स लिखे, 5 गाने मैंने फिल्म में लिखे। अगर आपको बुरा नहीं लगे, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अरे I'm just waiting कि आप मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा जहां से फिल्म शुरू होती है, जी, जिसको माझी गीत कहा जाता है, जिसके लिए जाने जाते थे एस डी बर्मन साहब। एस.डी. बर्मन साहब। जी, और ये भी मैं बता दूं कि एस.डी. बर्मन साहब की पूरी म्यूजिकल एजुकेशन, एस.डी. बर्मन साहब तो त्रिपुरा में पैदा हुए थे, वहां के जी, राज परिवार के थे, लेकिन Right. उनकी पूरी म्यूजिकल एजुकेशन बांग्लादेश में हुई है, में कोमिला में हुई है। वाह, और वहाँ, और बांग्लादेश नदियों का देश है, जी। जहाँ 5000 से ज्यादा नदियां बहती हैं, छोटी बड़ी। जी, बल्कि मजाक लोग ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बांग्लादेश की भूमि पे नदियां हैं, ऐसा गलत है। नदियों के बीच में थोड़ी सी भूमि है जिसको बांग्लादेश कहते हैं। एंड बे ऑफ बंगाल, Bay of मतलब Bengal तो है, बंगाल तो है ही। तो उसके लिए मुझे गाना लिखने का अवसर मिला, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका कुछ 1-2 लाइनें आपको इसकी पढ़ के इरशाद, सुनाता हूं। इरशाद सर। और ये इस गाने से फिल्म शुरू होती है हमारी, ये भी एक माझी गीत। जी, अबुझ माझी छुपा कहाँ रे बंधु, वाह, कैसे तेरा मुख में देखूं। वाह,
अबुझ माझी मौजे छप छपाक लहराए, नैया डगमग डोली जाए, मन का पाखी प्यू प्यू बोले, फर फर हवा में पाल है डोले, पर तू माझी नहीं मिली, मन को कैसे चैन मिले, मेरा देश बंगला न्यारा, बस वही है एक सहारा, मन को मेरे लगे प्यारा, बन के ज्वार जाल पट जाऊं, गीत तेरे मुक्त कंठ गाऊं, उड़ के बस काश पास तेरे मैं जा पहुंचूं, बहे बहे जाए नदी चिरकाल, ये माटी सोंधी महके करे है कमाल, और प्यारी मीठी धुन में गुनगुन गाए यहाँ की हवा। वाह, अबुझ माझी। क्या बात है अतुल जी, क्या बात है यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई मीन यू सच, आई मीन मुझे पता है कि आप सिंगर तो हैं, लेकिन जो ये जो उतार चढ़ाव, मुर्कियां और एकदम ये बांग्ला जो आपने। अब तो मैं रियाज में नहीं हूँ, न रियाज में हूँ न तैयारी में हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि 9 साल की उम्र में जी जब मैंने रेडियो का ऑडिशन जी म्यूजिक में पहले पास किया था, जी उन दिनों मैं संगीत सीखता था आकाशवाणी में भी, और क्लासिकल संगीत भी सीखता जी था। जी जी वो तो मैंने अपने आप को बर्बाद किया है, जैसे जी शरीर को मोटा किया है वैसे ही आवाज को भी, बिल्कुल, और अकल को मोटा कर लिया। नहीं नहीं, और थ्रो आपकी आवाज में, आई मीन जो जादू है वो आपकी आवाज में भी है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत सुंदर, मतलब बहुत मजा आ गया। अब आपको अगली बार पकड़ा जाएगा इंटरव्यू में नहीं, अगली बार आपको पकड़ा जाएगा महफिल में। सो अतुल जी, इसके बाद इनसे हटकर भी आपका एक और साइड है जिसमें म्यूजियम में आप काफी काम करते हैं, करतारपुर, जंगे आजादी, थोड़ा उसके बारे में हमको बताइए। मुझे म्यूजियम्स देखने का, म्यूजियम्स को समझने का जी हमेशा से बड़ा शौक रहा है। जी जब मैं यूरोप पढ़ने के लिए गया 1 साल, जर्मनी जी भी नाटक पढ़ने के लिए मैं जी गया, जी एडवांस ट्रेनिंग इन डायरेक्शन, राइट, वो मैं करने के लिए गया था जर्मनी। और जर्मनी के बाद उन दिनों, और ये बहुत पहले की बात है, 86 की बात है, उन दिनों बहुत कम लोग यूरोप जा पाते थे, मतलब कंपैरेटिवली, राइट। जवाहरलाल नेहरू तो बहुत पहले चले गए थे, महात्मा गांधी और पहले चले गए थे, जिन्ना साहब भी बहुत पहले चले गए थे, सरदार पटेल भी बहुत पहले चले गए थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, विलायत, लेकिन विलायत, लेकिन जनरल लोगों का जाना जो था, हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास के आदमी का जाना असंभव होता था पढ़ने के लिए। आजकल तो करेक्ट, जिसका बेटा पढ़ने बाहर नहीं गया उसका बेटा गधा है, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, पढ़ने जाना के अवसर कम मिलते थे। मुझे भी अवसर मिले, जो मैंने अपने गुरु का नाम लिया था, प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनेविट्स, उनकी वजह से राइट, मुझे मौका मिला जर्मनी जाने का। जी, और जर्मनी के बाद मैंने जर्मनी के 2 म्यूजियम्स देखे ही जो लाजवाब थे। उसके बाद में मैं पूरा यूरोप घूमा उस टूर में। मैंने जहां जाता था, उन दिनों आपको ये भी याद होगा कि सिर्फ $500 मिलते थे 1 साल में आपको बाहर जाने के लिए। जी, यू कुड नॉट टेक $100। $500 खरीदने के भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन खैर हमने $500 लेके गए लोगों से उधार। माँ ने सपोर्ट किया और हम वो लेके गए। और यूरोप में जहां जाते थे, अब वो भाई $500 में ही आपको दिन काटने हैं 1 साल। एजुकेशन के समय तो कुछ पैसा नहीं लगा मेरा, स्कॉलरशिप थी, रहने की जगह थी, फलाना ठिकाना जो भी था जी, थोड़ा बहुत कुछ कमाई की, मेहनत की, मजदूरी की जर्मनी में, उससे जो पैसे कमाए वो $500 प्लस वो पैसे लेके अब मैं यूरोप घूमने निकला। वहां जहां जाओ हर चीज का टिकट, ये वो, रहने का टिकट करते कराते। और मैंने जिस तरह से अपने को बांटा, तो सचमुच उन दिनों मेरे हिस्से में जितने दिन मुझे घूमना था यूरोप, करीब एक $10 पर डे आते थे। अच्छा, उसमें से करीब $6 निकल जाते थे रहने की जगह में। जी, यूरेल का टिकट मैं इंडिया से खरीद ले गया था, अच्छा, तो वो बच जाते थे। जी, ट्रेन में ही अक्सर सोते थे। अब बचते आपके हाथ में $6 जब रहने में निकल गए, तो $4 में खा लो या तो म्यूजियम देख लो। उन दिनों लंदन के म्यूजियम में पैसा नहीं लगता था, लेकिन बाकी हर शहर, यूरोपियन शहर में आपको पैसा लगता था। जी, राइट। तो या तो खाना खा लो और या तो म्यूजियम देख लो, यू हैड अ चॉइस। मैंने खाना खाना छोड़ दिया। मैंने 1.5-2 महीने खाना ही नहीं खाया। क्या करता था, फल कुछ खरीद लेता था, बहुत सस्ते होते हैं, और खास करके गाजर। अच्छा, गाजर इसलिए कि मुलायम फ्रूट खाओ तो जवान आदमी, मैं, मेरी उम्र उस समय 25 साल की, मैं खा गया, खत्म।
1-1.5 किलो फ्रूट जो आपने इसमें जुगाली चलती रहती थी। गाजर में खाओ तो थक जाता था आदमी थोड़ी देर में। पाव भर गाजर खाई तो थक जाएंगे, थक जाएगा, मतलब पेट भी भर जाएगा आपका। फिर लंच में भी वही गाजर आई है खाओ, एंड न्यूट्रिशियस, और न्यूट्रिशियस भी है। तो इस तरह गाजर खा खा के मैंने काम चलाया जी। कहीं पे अगर लंगर लगा हुआ तो वहां चले गए, वहां यूरोप में भी लंगर लगते हैं। जी। यूरोप के करमचंद थे आप। हम तो इस तरह से हम वहां काम चलाते थे, लेकिन म्यूजियम देखने जाते थे। जी। मैंने बहुत म्यूजियम देखे, और हमेशा मुझे लगता था कि इस नए तरह के म्यूजियम हिंदुस्तान में भी बनने चाहिए जी। और अभी मुझे 10-1 साल पहले कुछ एक जब मौका मिला, तब तक म्यूजियम्स का नेचर भी बदल गया था। अब म्यूजियम्स ऐसे नहीं होते हैं दुनिया में। माने एक शब्द है ना हिंदी और मराठी में, संग्रहालय। संग्रहालय मतलब संग्रह कर लो, जैसे आपने संग्रह किया हुआ कि एक रेडियो संग्रह कर लो, 2 जार संग्रह कर लो, कुछ किताबें संग्रह कर लो, तो ये आपका ये म्यूजियम का, जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी कैबिनेट बन गया जी। जब लोग आएंगे तो पूछेंगे ये आपने कहाँ से लिया जी, ऐसे ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा ये कैसे, ये बना, ये थिंकर कहाँ से लिया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है, इस आदमी का क्या मतलब है जिसका मुंह नहीं दिख रहा, उसकी जगह स्क्वायर लगा हुआ है जी। तो एक क्यूरियोसिटी आप पूरी कर रहे हैं लोगों की जी। और वही क्यूरियोसिटी कैबिनेट का काम होता था म्यूजियम्स का, अभी भी होता है जी। जब हम छत्रपति संग्रहालय में जाते हैं तो ऐसे ही ना, कहीं ये रखा कहीं वो रखा, रखी हुई चीजें देखते हैं। मुझे एक ऐसा चैलेंजिंग काम मिला कि महात्मा गांधी पे एक नया म्यूजियम बनाना है। ये काम मुझे आदरणीय मोदी जी ने तब दिया था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी। पहला म्यूजियम मेरा वो बना, और वो म्यूजियम आज भी खड़ा हुआ है, और मुझे गर्व है कि वो संसार का सबसे बड़ा म्यूजियम है किसी भी व्यक्ति पे आधारित जी। व्यक्तियों पे आधारित बहुत म्यूजियम है जी, किसी एक व्यक्ति पे, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग पे हो, चाहे वो इब्राहिम लिंकन पे हो, चाहे वो यूरोप में लोगों पे हो म्यूजियम, लेकिन ये म्यूजियम जो गांधीनगर गुजरात में खड़ा है, गुजरात की कैपिटल में, वो संसार का सबसे बड़ा म्यूजियम है किसी भी व्यक्ति पे आधारित। लेकिन अब मजे की बात क्या थी कि म्यूजियम में क्या होता है, लोग अक्सर तस्वीरें लगा देते हैं बहुत सारी। For me, that's a photo gallery, not a museum. Right. And महात्मा गांधी में आप इकट्ठा क्या करोगे? महात्मा गांधी ने खुद जीवन में कुछ इकट्ठा नहीं किया। ऐसा नहीं था ना कि गांधी जी जब मरे तो उनके बक्सों से ये निकला और वो निकला। गांधी जी की तो किताबें तक नहीं है जी, लिटरेचर तक भी नहीं था। राइट। गांधी जी ने लेटर्स भी नहीं जोड़े, लिख के लोगों ने जोड़े, और गांधी के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं वो 108 वॉल्यूम्स में आज बन गए। गांधी जी ने खुद कुछ नहीं जोड़ा। अब वो जब मरे थे तो उनके पास में 2 धोतियां थी जो ऑलरेडी किसी म्यूजियम में रखी हुई थी जी। उनके पास 2 चरखे थे जो कि साबरमती आश्रम में रखे जी। उनके पास 2 चश्मे थे जो यहाँ रखा वहां रखा है। राइट। सबका अधिकार है, पूरे देश का अधिकार है जी। अब कोई भी देशवासी कोई भी दूसरा म्यूजियम हमको क्यों दे अपना सामान जी। अब हम ये कर सकते हैं कि इस तरह के कप में गांधी जी चाय पीते थे, इस तरह के कप में जी। ये वो कप नहीं है, जैसे मैंने कहा ये वो कप नहीं, तो आपका आधा ध्यान तो वैसे ही चला गया जी। तो गांधी जी पे अगर हम म्यूजियम बनाना तो हम क्या रखेंगे जी। गांधी जी के जो 11 प्रिंसिपल्स थे उसमें एक प्रिंसिपल था अपरिग्रह, यानी चीजों को जोड़ना नहीं है। अच्छा, तो उनकी आइडियोलॉजी में था ये। आइडियोलॉजी में गांधी जी के जो 11 प्रिंसिपल्स, उसमें अपरिग्रह भी, जो कि जैनी फिलॉसफी से उन्होंने लिया कि हमको होर्डिंग नहीं करनी है। मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, 2 धोती, एक में धोऊंगा सुखा दूंगा, 2 चप्पलें, अगर किसी दिन गीली वीली हो गई बारिश में, कीचड़ लग गया तो पहन लूंगा, बात खत्म। तो चाहिए नहीं, किताबें क्यों रखूं मैं? अगर मैंने सचमुच पढ़ ली है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कौन सा अकलमंदी दिखाती कि कोट करूंगा न्यूयॉर्क वाली किताब से? राइट। जो यहाँ है वो कोट करूंगा जी। तो यहाँ नहीं है वो मेरा नहीं जी। तो अब ये हुआ कि मैं कैसे बनाऊं, और ये चैलेंज मेरे सामने आ गया जी। मैंने सोचा कि महात्मा गांधी का एक डायलॉग बहुत एसेंशियल है। उनसे किसी विदेशी जर्नलिस्ट ने पूछा कि व्हाट इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, और उन्होंने जवाब दिया, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो मैंने कहा कि इसका मतलब महात्मा गांधी की लाइफ हमको दिखानी चाहिए जी। दैट बी द मैसेज फॉर द पीपल। लाइफ कैसे दिखाएं आप जी, या तो फिर आप फोटो लगाएं या करें। कोशिश की हमारी टीम ने, मैंने शब्द का इस्तेमाल इतनी बार नहीं करना चाहिए किसी कलाकार, इट्स ऑलवेज हमने। राइट। जब डायरेक्टर आपको सिचुएशन बताता है तभी तो आप गाना लिखते हो, जब म्यूजिक डायरेक्टर आपको धुन देता है तभी तो आप गाना लिखते हो। तो कि मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, सबने लिखा जी। उसी तरह हमारी टीम ने जब बनाने चले तो हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोग एक्सपीरियंशियल बनाएंगे। 1915 में जब महात्मा गांधी 9 जनवरी को मुंबई पहुंचे और जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था वहां पे उतरे,
तो उनको लेने 6,000 लोग आए हुए थे। 6,000 लोग सुबह 6 बजे, बहुत बड़ी बात होती है। आज भी अगर 6,000 लोग किसी को रिसीव करने जाएं एयरपोर्ट जी तो छोटा नंबर नहीं है, जी क्योंकि गांधी जी अपने कार्यों से साउथ अफ्रीका में महात्मा बन चुके थे। जी उनको लेने वालों में उनके पॉलिटिकल गुरु भी थे, जो पूना से आए थे, उनसे मिलने के लिए बीमार थे मगर फिर भी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। जी उन्होंने कहा खुश तो बहुत हो गए थे लोगों को देखे, बोले हाँ खुश तो हूँ, जी झूठ तो बोलते नहीं थे। जी और वो और उनकी पत्नी दोनों लोग, उन्होंने देखो कितने भी खुश हो, इंडिया के बारे में कुछ मत बोलना क्योंकि तुमको इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं आता। और वो नॉलेज से बोल रहे थे क्योंकि वो भी साउथ अफ्रीका इनके आंदोलन में हिस्सा लेने गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा अच्छा, वहां भी बातें होती होंगी जी। इंडिया के बारे में तुमको कुछ नहीं आता है, इंडिया के बारे में मत बोलना, जी साउथ अफ्रीका की बातें करो। जी बोले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इंडिया के बारे में जानना चाहता हूँ और अब मुझे भारत में ही रहना है, तो बिना जाने कैसे रहूंगा। और अब भारत को भी बदलाव की जरूरत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो उसमें मैं कैसे करूंगा कंट्रीब्यूट इंडिया में। जी तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि भारत को अगर तुम्हें जानना है तो 3 साल तक तुम रेल में बैठ के भारत घूमो, भारत भ्रमण करो, एक एक कोने कोने में जाओ। और महात्मा जी ने अपने गुरु की बात सुनी और 3 साल नहीं मगर 2 साल तक वो ट्रेन में बैठ के पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, कोने कोने में गए। जी दक्षिण के उन गांव में गए जिनका हमने अपने नाम आज भी नहीं सुना होगा। जी। तो बाद में 2 साल के बाद में उनको क्यों रोकना पड़ा, क्योंकि चंपारण में से उनको एक बुलावा आया कि यहाँ के किसानों की हालत देखिए, और किसानों की हालत देखने गए और वो उन्हीं के साथ जुट गए और चंपारण का आंदोलन जो था वो शुरू हुआ। राइट राइट। तो हमने क्या किया है कि जब आप इतिहास के इस क्षण पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक ट्रेन का डब्बा खड़ा हुआ है, उसी तरह का जैसा उस जमाने में होते थे। अच्छा, आप उसमें बैठ गए और ट्रेन चली। ट्रेन फिजिकली नहीं चली बिकॉज हम डिज्नीलैंड में नहीं है। जी जी जी। लेकिन चलती कैसे ट्रेन है? ट्रेन तो तभी चलती है ना जब जी हम हिलते हैं और हमें पेड़ हिलने लगे, स्टेशन टूटने लगा, ये होने लगा, खंबे चलने लगे, तो ट्रेन चलने लगती है। पेड़ पौधे बदलते हैं, पशु पक्षी बदलते हैं, मनुष्य बदलते हैं, सिनेरियो बदलता है, आर्किटेक्चर बदलता है। और पहली यात्रा हमने रखी पूना से लेकर के शांति निकेतन तक। और वो जब शांति निकेतन जाते हैं बापू, तो वहां क्यों गए थे? गुरुदेव टैगोर से मिलने। जी। गुरुदेव टैगोर पे और उनमें क्या बातें होती हैं ये सामने की स्क्रीन पे आपने देखा। बातें उनमें महीनों हुई थी, लेकिन हमने उसको 3 मिनट में आपको एसेंस दिखाया कि बातें बाकायदा शूट किया। जी जी। और गांधी जी कुछ नया सीखते हैं भारत के बारे में। फिर ट्रेन वहां से चलती बोलपुर स्टेशन से, जो शांति निकेतन का स्टेशन है, जी, तो मद्रास पहुंचती है। जी। मद्रास में गांधी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी महाजन सभा में। जी। मद्रास महाजन सभा। वहां विचित्र था कि दक्षिण में क्या होता था कि जिसने ऐसा टीका लगाया वो ऐसे टीके के साथ ही बैठेगा, जिसने ऐसा टीका लगाया है जिसको नामा कहते हैं वो उसी के साथ बैठेगा, जिसने ऐसा टीका लगाया है वो उसी के साथ बैठेगा। महात्मा गांधी नहीं आइए ना साथ में आइए, नहीं हम साथ में नहीं आते हैं, हम तो अपनी जाति वालों के साथ ही बैठे। यानी ये सब हिंदुओं में और ब्राह्मणों में भी इतना फर्क है। जी, इंटरनल इतना फर्क है कि इसने तो ये वाला लगाया है तो ये शैवाइट है, और इसने ये वाला लगाया है तो ये वैष्णवाइट है, इसने ये वाला लगाया है तो ये माता का आदमी है, और उसने वो वाला लगाया तो ये आदमी है, उसने यहाँ तीनों जगह लगाया तो वो कोई और ही है। जी। महात्मा गांधी ने कहा अगर इस तरह हमको विभाजित होना है तो हम कभी नहीं जुड़ पाएंगे। राइट। और इसको हटाइए और जी, इसको रोकिए। और अगर आप लोग जगह नहीं बदलेंगे, एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ। मजबूरी में गैस के लिए लोगों को तोड़ना पड़ा, लेकिन एक बार टूटा राइट, तो जीवन भर के लिए टूटा। राइट राइट राइट। फिर वहां से निकलते हैं और बीएचयू पहुंचते हैं। बीएचयू वो गए थे, बीएचयू मतलब बनारस हो गए थे बीएचयू के इनॉग्रेशन के लिए। जी। उस समय जो मालवीय जी ने नई मदन मोहन मालवीय जी ने जो नई यूनिवर्सिटी बनाई थी उसके लिए गए। वहां महात्मा गांधी को एक अलग ही अनुभव हुआ। पहले तो वो गए सबसे पहले ट्रेन से उतर के दर्शन करने उस मंदिर में, जिसको हम विश्वनाथ का मंदिर कहते हैं, आज भी बनारस का जो सबसे बड़ा आकर्षण है। जी। वहां जाके जो गंदगी देखी महात्मा गांधी, और वो गंदगी मानिए महात्मा गांधी ने तो कब देखी थी, सन 16 में, वो इस सन 16 तक उतना ही गंदा था। ये तो अब वहां पे कॉरिडोर वगैरह बना के थोड़ा बहुत साफ किया जी, वो गलियों में जाना और वहीं से, वहां से लेके भारतवर्ष जो अपने आप को सबसे शुद्ध समझता है, वहां पे मंदिर सबसे गंदी जगह होते हैं। आपको मस्जिद गंदी नहीं मिलेगी, चर्च आपको नहीं गंदा मिलेगा,
गुरुद्वारा तो सबसे स्वच्छ मिलेगा, यहाँ भक्त बैठ के साफ करते हैं, कोई और थोड़ी ना आता कि गुरुद्वारे में बहुत पैसे हैं इसलिए जी जमादार लगे रहते हैं ना जी, तनखैया लगे रहते जी, भक्त लगे रहते। तो महात्मा गांधी ने कहा ये हम कैसे हिंदू कल्चर की बात कर रहे हैं, और उनकी वहां पे गाली गलौज हुई बाकायदा गाड़ी के साथ में। और फिर वो जब पहुंचे DHU इनॉग्रेशन में तो सारे राजा महाराजा आए थे, क्योंकि वाइस रॉय आ रहा था इनॉग्रेट करने। उन्होंने जब महाराजा और राजा महाराजा, क्योंकि वाइस रॉय आ रहा था, तो अपनी बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट पगड़ी, बेस्ट इसमें आए थे। महात्मा गांधी ने हाथ जोड़ के मंच से कहा जब उनका नंबर आया कि मैंने आज 2 गंदगी देखी है, एक तो मंदिर में देखी है और एक यहाँ देख रहा हूँ। ये क्यों पहन के आए? तुम्हारे बाप ने कमाया था कि उनके बाप ने कमाया था? कि तुम्हारी जनता ने कमाया था इसलिए कि तुम राजा हो, तो तुम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करोगे पहन के? ये तुम्हारा नहीं है, तुम कस्टोडियन हो। राजा लोग उखड़ गए, ये कौन है हमको भाषण देने आया? हमने तो यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दिए थे इसलिए हम आए। नहीं, वो दिए होंगे आपने, लेकिन और एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि यहाँ सब लोग अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? मुझे अंग्रेजी आती है जी, मैं वकील हूँ, लंदन का पढ़ा हूँ जी, लेकिन मैं गुजराती हूँ और हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। बनारस में लोग अगर इंग्लिश बोलेंगे, सन 16 की बात हो रही है जी जी, आज तो अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके बच्चे अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। बच्चों की गलती नहीं है इसमें, हमारी आपकी गलती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने उन्हें सिर्फ कॉन्वेंट में और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जी। महात्मा गांधी की भाषा काम क्या कर रहे हैं इस देश में जी? हिंदुस्तानी इसकी भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं जी। आप जिससे देखो वो इंग्लिश में बोल रहा है क्योंकि जो है वो वाइस रॉय आया हुआ है, हर एक को इम्प्रेस करना है वाइस रॉय को। जब उन्होंने बोला तो राजा लोग उखड़ गए और एनी बेसेंट जो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे उनको गांधी जी का हाथ पकड़ के माइक छीनना पड़ा उनसे। लेकिन गांधी जी की एक लर्निंग हुई कि इस देश में कितना जो अपने आप को सबसे शुद्ध और बड़ा और सनातन धर्म मानता है उसके मंदिर कितने गंदे होते हैं, और जिस भाषा को सबको प्रेम करना चाहिए उस भाषा को कोई बात तक नहीं करता है जी, क्योंकि इट इज इंफ्राडक्ट फॉर द पीपल। तो मैंने ये पूरी यात्रा में आपको घुमाया म्यूजियम में ओह वाह, एक ट्रेन के डब्बे में। तो यू हैव, इट्स एन एक्सपीरियंशियल थिंग, राइट, करेक्ट। इट्स नॉट समथिंग विच हमने दीवार पे लिख दिया 2 तस्वीरें लगा के कि महात्मा जी ट्रेन में बैठ के घूमते थे, ट्रेन का डब्बा ऐसा होता था। मेरे म्यूजियम में आपको पढ़ना एक शब्द नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूजियम हम पढ़ने के लिए नहीं जाते, थिएटर हम पढ़ने के लिए नहीं जाते। थिएटर में अगर आप आए मेरा प्ले देखने, मेरा नाटक है और मैं आके कहूँ मैं करने जा रहा हूँ ये वाला नाटक, लीजिए पढ़िए। म्यूजियम में अगर आप आए, फिल्म में अगर आप आए और मैं आपको फिल्म की स्क्रिप्ट दे दूं, आइए 500 दोस्तों आपने हाउसफुल किया, बहुत अच्छी बात है, लीजिए 500 स्क्रिप्ट में लेके आओ, पढ़ लो जी। अरे भाई दिखाओ यार, तो म्यूजियम में भी दिखाओ यार जी, बताओ यार, सुनाओ यार, पढ़ाओ मत यार जी जी, जी। पढ़ने के लिए मेरे घर पे आज कंप्यूटर है जी, घर जाके तुमसे ज्यादा पढ़ सकता। कमल हसन जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा और उनके साथ आपने क्या क्या? बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है और बहुत सीखने को मिलता है उस मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट से जी। कमल हसन को लोग अभिनेता के रूप में जानते हैं, ऑफ कोर्स 4 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म उन्होंने की थी जी, शिवाजी गणेशन जी के साथ जी। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि 4 साल की फिल्म में उम्र में फिल्म करने के बाद में उनको और ज्यादा बहुत ज्यादा फिल्में नहीं मिली, क्योंकि वो बच्चा ग्रो करने लगा। बीच के बच्चे के लिए कुछ होता नहीं है, क्यूट बच्चे के लिए तो रोल होता है। लेकिन कमल हसन क्योंकि ही वाज अ डाई हार्ड फिल्म फैन जी, तो कमल हसन ने वो वर्ष अपने बर्बाद नहीं किए। उन वर्षों में उन्होंने डांस सीखा, क्लासिकल डांस सीखा, दूसरे डांस सीखे और कोरियोग्राफर बन गए जी। उन वर्षों में उन्होंने एक्शन सीखा और एक्शन मास्टर बन गए जी जी जी। उन वर्षों में उन्होंने कैमरा सीखा जी और कैमरा समझने लगे जी। और बाद में जाके वो तो पहले असिस्ट भी करते थे और कोरियोग्राफी भी करते थे और ये भी करते थे, वो भी करते थे, गाने भी गाते थे। बाद में उन्होंने फिर एक्टिंग शुरू की। तो इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी और एक्टर, इतना बड़ा सफल एक्टर बनने के बाद भी कमल हसन की यात्रा रुकी नहीं जी। बाद में वो लेखक बने, बाद में वो उन्होंने फिल्में एडिट की हैं, बाद में उन्होंने मेकअप सीखा अमेरिका जाकर के जी। बाद में उन्होंने तरह तरह की चीजें सीखी, राइट, टेक्नोलॉजी को लेके सीखी। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस हैविंग वर्कड, हैविंग डन 4 फिल्म्स विद हिम। वेरी नाइस। 4 फिल्म्स विद हिम। द फर्स्ट फिल्म वाज समथिंग कॉल्ड मर्म योगी, जो पूरी नहीं बन पाई। अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि बहुत से स्टिल बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं जी, पूरी नहीं बन पाई। दूसरी फिल्म जो मैंने उनके साथ की वो थी दशावतार जी, जिसमें 10 भाषाओं में मुझे लिखना पड़ा जी 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 जी। कोई कैरेक्टर बंगाली बोल रहा है, कोई मद्रासी बोल रहा है, एक अफगान है, एक इंग्लिश है, तो 10 शेड्स देने हिंदी को जी जी जी। फिर उनके साथ में मैंने 2 और फिल्में की जिसमें एज एक्टर भी उन्होंने मुझे लिया, और वो थी विश्वरूपम 1 और फिर बाद में विश्वरूपम 2।
वाह, ये बहुत अच्छी यात्रा उनके साथ मेरी रही है, बहुत अच्छा समय मैंने बिताया है एज ए राइटर। जी तो लोगों ने बताया था, इज ए वेरी टफ मैन, वो किसी की पट्टी नहीं है, हर एक को निकाल देते हैं और जी ये करते हैं, वो करते हैं और ऐसे बोलते हैं और डांट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये चीज, अगर आप अपना काम जानते हैं जी तो कोई पागल कुत्ता थोड़ी ना कि वो आपको काट लेगा। जी जी हैं जी पागल कुत्ते हैं इंडस्ट्री में, जी 2-4 हैं जिनको काटने में ही मजा आता है। जी जी वो भी हैं, लेकिन फिर पागल कुत्ते को रखो ही क्यों अपने पास, तुम Right, दूर right, चले right. जाओ अगर कुत्ता जाने को दूर नहीं है। राइट राइट कमल हसन साहब, हमारा उनका तो एक बार किसी बात पे मतांतर नहीं हुआ। जी इसलिए नहीं हुआ कि शायद आपको पल समझनी पड़ती है डायरेक्टर को और डायरेक्टर को पल समझनी पड़ती है अपने राइटर की या किसी भी टेक्नीशियन की। जी क्योंकि जो आपने 2 सवालों पे थे, अभी हम लोग महात्मा गांधी के म्यूजियम पे थे और हम लोग कमल हसन जी पे अब आ गए हैं। जी और मैंने आपसे कहा था कि महात्मा गांधी जी छोटे छोटे गाँव में भी गए थे जी अपनी यात्रा के दौरान। जी इसी यात्रा के दौरान वो कमल हसन जी के गाँव पहुंच गए, अच्छा जो कि मद्रास से बहुत दक्षिण में है और बहुत छोटा सा गाँव। जी और जब वहां महात्मा जी पहुंचे तो उनके पिताजी भी स्टेशन पे थे एज ए यंग मैन टू रिसीव महात्मा जी। जी और महात्मा जी ने एक टैक्स लगाया हुआ था कि अगर मुझसे हाथ मिलाना है तो 4 आने, मेरा ऑटोग्राफ चाहिए तो 1 रुपया, मेरे साथ फोटोग्राफ चाहिए तो 4 रुपया। और ये सारे टैक्स के पैसे कहाँ जाते थे? हरिजन कल्याण में। जी उनको नहीं चाहिए था एक पैसा, राइट राइट राइट, लेकिन हरिजन कल्याण के लिए पैसा जुटाने की एक तरकीब जी थी। जी जी तो कमल हसन जी अक्सर ये अपने पिताजी की कहानी बताते हैं कि पिताजी गए महात्मा गांधी से मिलने के लिए जी और पिताजी के पास 4 आने ही थे, वो भी स्टूडेंट थे उस जमाने में, 4 आने थे उन्होंने, जी जी और कहा कि मैं हाथ मिला सकता हूँ। जी जी तो उन्होंने 4 आने डाले और वॉलंटियर ने कहा आगे जाओ, और उन्होंने महात्मा जी से हाथ मिलाए और बिल्कुल धन्य होकर आंसू बहाते हुए वापस आए। जी फिर कह लगे जैसे ही मैं वापस आया मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा, जी बेवकूफ, तुमने चवन्नी बर्बाद कर दी अपनी। तो लोगों ने कहा क्यों भाई, हाथ तो मिला लिया। बोले नहीं नहीं, हाथ तो मैंने मिला लिया, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया कि जैसे हाथ मिलाया था मैं झपक के उनके पैर छू लेता तो क्या मुझसे आठाने ले लेते हो। मैंने महात्मा जी के पैर नहीं छुए, इस चीज का जी ये कनेक्शन जो है, राइट 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 राइट, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज such a beautiful thing. दिस इज हिंदुस्तान एंड Yeah, दैट्स हिंदुस्तान महात्मा गांधी। राइट राइट राइट। थैंक यू अतुल जी फॉर सच ए लवली कॉन्वर्सेशन, बहुत ही मजा आया। और आपके साथ तो खैर 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे क्या लगे ही रहे, हम लोग तो रात भर चलेगा सिलसिला। धन्यवाद, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम आशा करते हैं कि आपके आने वाले टाइम में जो भी काम है वो आप बहुत सक्सेसफुल हों, अच्छे काम करें, और जैसे आप इंस्पायर करते आ रहे हैं लोगों को और इंस्पायर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सूत्रधार ये नया प्रोग्राम जो फ्राइडे टॉकीज ने शुरू किया है विनीत जी के साथ। विनीत राय साहब मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, बहुत से ऐसे विषयों पे हम लोगों की बातें होती हैं, हम लोगों का साथ होता है, जिनको आज धीरे धीरे हिंदुस्तान भूलता जा रहा है। जैसे कि काकोरी के शहीद, काकोरी के लड़ाके, जिसमें चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो या शफाकुल्ला खान हो या स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे विषयों पे हम लोगों की बातें होती हैं, क्योंकि ऐसे विषय मुझे भी अच्छे लगते हैं। ऐसे विषयों पे मैंने भी 2-4 फिल्में बनाई हैं। तो विनीत जी जैसे एक ज़हीन दानिश व्यक्ति के साथ ये बातचीत करने में जो मज़ा आया है, वो मज़ा आप तक भी पहुंचेगा तो और मज़ा आएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने अतुल तिवारी जी से ये सीखा कि कलाकार पैदा नहीं होता, कलाकार वो बनता है जो अपनी मेहनत और जज्बात से अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। उनकी कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली कि सैक्रिफाइस और डेडिकेशन से हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और रोशनी से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए फ्राइडे टॉकीज का सूत्रधार विथ विनीत राय। सो आई साइन ऑफ हियर, एंड प्लीज हमको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। हमको बहुत ही खुशी मिलेगी कि लोगों तक ये जानकारी और इस तरीके का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकेगा। धन्यवाद।